मैं पूरे सेट का इकलौता मार्शल आर्ट्स जीनियस हूँ जिसमें इमॉर्टल बनने की सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इस वक्त मैं हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के सामने घुटनों के बल झुका हुआ हूँ। अपनी कमर पर टंगी क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड दोनों हाथों से आगे बढ़ाकर अपने मास्टर से विनती कर रहा हूँ कि मेरी कल्टीवेशन खत्म कर दी जाए और मुझे सेट से निकाल दिया जाए। अंदर और बाहर खड़े सभी डिसाइपल्स ये नजारा देकर सन्न रह गए। यहाँ तक कि एल्डर्स भी हैरान रह गए कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने चोजन वन के खिलाफ हजारों साल तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मेरी मौत उस महान डेमन के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि मेरी सबसे प्यारी मास्टर की तलवार से हुई थी। तभी मुझे समझ आया कि डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता। चोजन वन का विरोध करना मतलब पूरी दुनिया का विरोध करना है। इसलिए इस जन्म में मेरी बस एक ही इच्छा है, एक साधारण इंसान बनकर चुपचाप देखना कि चोजन वन पूरे सेक्ट को कैसे तबाह करता है। इस समय भी मैं उसी चोजन वन की चाल में फंसा हुआ हूँ। हॉल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के सामने घुटनों पर बैठे एक आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन अब मेरा सही और गलत साबित करने का कोई इरादा नहीं था। हॉल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट चारों तरफ से डिसाइपल से घिरा हुआ था और हर कोई मुझे दया भरी नजरों से देख रहा था। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि उनका आदर्श सीनियर ब्रदर आखिर किसी फेलो डिसाइपल को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तभी ऊपर बैठे सफेद बालों वाले टॉइस्ट ने गंभीर आवाज में पूछा, जियांगचे, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? तभी मेरी जूनियर सिस्टर भी आगे बढ़ी और बोली, सीनियर ब्रदर प्लीज अपनी गलती मान लीजिए। आपकी गलती इतनी बड़ी है कि आपको सेक्ट से निकाला भी जा सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो मास्टर आपको जरूर माफ कर देंगी। वही मेरी जूनियर सिस्टर थी और वही मेरी सारी तथाकथित गलतियों की गवाह भी थी। दोनों तरफ खड़े जूनियर ब्रदर्स भी मुझे समझाने लगे, सीनियर ब्रदर जल्दी से अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। चारों तरफ का शोर सुनकर मैं धीरे धीरे होश में आया और शक भरी नजरों से अपने आसपास देखने लगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक नजर ने ही वहां मौजूद हर इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। क्या ये वही सम्मानित सीनियर ब्रदर था जिसे वो सब जानते थे? उसकी आंखें इतनी डरावनी कैसे हो सकी थीं? मैंने अपनी यादों को व्यवस्थित किया और होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से इसी दिन लौट आऊंगा। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये सारे आरोप पूरी तरह झूठे थे, फिर भी मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं स्वीकार करता हूँ, इस दूसरे जीवन में मैं सही और गलत पर बहस नहीं करना चाहता। पिछले जन्म में मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जान लगा दी थी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ कठोर सजा मिली थी। मेरी बात सुनते ही कैंग हे ने राहत की सांस ली। वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की पी कल्टीवेशन होने के बावजूद अभी कुछ पल पहले मेरी नजर ने उसके सिर तक सुन्न कर दिया था। उसने कहा, ठीक है, चूंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और तुम्हारे पुराने योगदान भी बहुत बड़े हैं, साथ ही ये जानबूझकर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें 7 दिन के लिए वुजियान वैली में अकेले बंद रहने की सजा दी जाती है। यह सजा सुनकर मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे पर्पल हेवन डिवाइन थंडर की सजा मिली थी। उस सजा ने मुझे कई साल तक बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर कर दिया था और मेरी कल्टीवेशन भी बहुत पीछे चली गई थी। जबकि वुजियान वैली में चाहे भयंकर आंधियां और बिजली क्यों न गिरती हों, मेरी मौजूदा कल्टीवेशन के सामने वो कुछ भी नहीं थी। तभी एक लड़की ने मन ही मन सोचा, बस इतनी सी सजा? अगले ही पल वो खुशी से एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स को धक्का देती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे लिपट गई। सीनियर ब्रदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी बांह पर उसकी गर्माहट महसूस की और उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे दूर धक्का दे दिया। रुओ सिवेई जमीन पर गिर पड़ी। वो अविश्वास से मुझे देखती रह गई और कुछ पल तक उठना भी भूल गई। बचपन से लेकर आज तक उसकी हर इच्छा मैंने पूरी की थी, चाहे उसके लिए मुझे मास्टर से कितनी भी सजा क्यों न मिली हो। लेकिन अब मुझे रुओ सिवेई की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने उसकी लाल हो चुकी आंखों की तरफ देखा तक नहीं, और अगर देख भी लेता तब भी मेरा दिल नहीं पिघलता, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत पहले ही टूट चुका था। मैंने शांत आवाज में एल्डर सान्हे की तरफ देखकर कहा, मैंने फेलो डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया है। सेक्ट के नियमों के अनुसार मेरी कल्टीवेशन खत्म कर दी जानी चाहिए और मुझे सेक्ट से निकाल देना चाहिए, लेकिन आप मुझे बचा रहे हैं। इससे मुझे समझ नहीं आता कि हमारा सेक्ट आखिर किस रास्ते पर चल रहा है। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन ये शब्द वहां मौजूद हर इंसान के कानों में बिजली की तरह गूंज उठे। रुओ सिवेई की आंखें हैरानी से फैल गईं। सीनियर ब्रदर, आपका मतलब क्या है? हल्की सजा मिलना तो अच्छी बात है ना, कहना? लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं एक घुटने पर बैठ गया और अपनी कमर से क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड निकालकर दोनों हाथों से आगे बढ़ा दी। ये डिसाइपल अब कल्टीवेशन वर्ल्ड की लड़ाई और खून खराबे से थक चुका है। इस बार गलती मेरी थी। एल्डर, कृपया मेरी कल्टीवेशन खत्म कर दीजिए। कैंग हे अपने सदमे से बाहर आया और जोर से मेज पर हाथ मारा। बकवास। जियांगचे, सेक्ट तुम्हारी असाधारण टैलेंट और तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करता है, इसलिए जानबूझकर तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सब लोग भी मुझे समझाने लगे। सीनियर ब्रदर, जल्दी से एल्डर कैंग हे से माफी मांगिए। मैं कुछ कदम पीछे हट गया और मेरी नजर सीधे भीड़ में खड़े एक युवक पर जाकर टिक गई। लिन्यू, इस दुनिया का डेस्टिनी चोजन वन। मैंने मन ही मन कहा, इस जन्म में तुम्हारी सारी चालें मेरे लिए बेकार हैं। फिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, ये डिसाइपल जिद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान बनना चाहता हूँ। पिछले जन्म में मैंने अपने मास्टर, अपनी सीनियर सिस्टर और पूरे सेट के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उनका विश्वासघात और दर्दनाक मौत मिली। ताकतवर होना कैसा होता है मैं पहले ही देख चुका हूँ। इस जन्म में मैं सिर्फ शांति से जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सभी डिसाइपल्स अविश्वास में पड़ गए। सीनियर ब्रदर, पूरे सेट में इमॉर्टल बनने की सबसे ज्यादा संभावना रखने वाला इंसान अपनी मर्जी से मॉर्टल बनना चाहता है। क्या हमने सच में सीनियर ब्रदर के साथ गलत किया? जरूर किया होगा। सीनियर ब्रदर कैसे इंसान है क्या हम नहीं जानते? मैंने पहले ही कहा था कि सीनियर ब्रदर ऐसा कभी नहीं कर सके। चारों तरफ यही बातें होने लगीं। भीड़ की बातें सुनकर लिन्यू का दिल जोर से कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांगचे की सेट में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। उधर कैंग हे को पहले ही सबूतों पर शक होने लगा था और अब उसके मन का आखिरी संदेह भी खत्म हो गया। उसने कहा, जूनियर नेफ्यू, दोबारा कभी सेट छोड़ने की बात मत करना, नहीं तो एल्डर किंग युए बहुत निराश होंगी। मैं खुद असली सबूत ढूंढकर तुम्हारा नाम साफ करूंगा।
एल्डर किंगुए वही मास्टर थीं जिन्होंने बचपन से मुझे पाला था। चाहे मेरी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची क्यों न हो गई हो, उनके सामने मैं हमेशा आज्ञाकारी रहता था और कभी उनकी बात नहीं टालता था। पहले उनके निराश चेहरे की कल्पना मात्र से मुझे दर्द होता था, लेकिन अब मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता था। मैं बहुत पहले ही सुन्न हो चुका था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं खुद मास्टर से बात करूंगा। एल्डर कैंग है, कृपया मेरे सेकंड छोड़ने की सूचना दर्ज कर दीजिए। इसके सारे परिणाम मैं खुद स्वीकार करूंगा। इतना कहकर मैंने क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड जमीन पर फेंक दी और स्वॉर्डलेस वैली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं हॉल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट से बाहर निकला, सभी डिसाइपल्स अपने आप रास्ते से हट गए, लेकिन सिर्फ एक इंसान वहीं खड़ा रहा, लिनियो। उसने कहा, सीनियर ब्रदर, ऐसा करने से मास्टर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी। मैंने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, अब तुम्हें मुझे सीनियर ब्रदर कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। पिछले जन्म में मैं और लिन्यू हजारों साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे थे। असली डेमन कौन था? वो सारे भयानक अपराध किसने किए थे? सच हम दोनों जानते थे, लेकिन पूरी दुनिया ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए इस बार मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। जब लिन्यू शहरों का कत्ल करेगा, इंसानों को ह्यूमन पिल्स में बदलेगा, दो जातियों के बीच युद्ध भड़काएगा, खून से सोल्स को डिफाइन करेगा और पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स को अपनी असेंशन का ईंधन बना देगा, तब आखिर उसे रोकने के लिए कौन बचेगा? उसी दिन जिशियाओ पीक पर सेट के हाई लेवल एल्डर्स की बैठक चल रही थी। एल्डर शुआंशु गुस्से से कांप रहे थे। किंगुए, अपने डिसाइपल को देखो, वो अपनी कल्टीवेशन छोड़कर सेट से जाना चाहता है। क्या उसे ऐसी बातें करनी चाहिए? उन्होंने गुस्से में आगे कहा, जियांगचे पूरी नई पीढ़ी का आदर्श है। अगर उसने सच में ऐसा किया तो सबको यही लगेगा कि सेक्ट ने बिना सही और गलत की परवाह किए अपने सबसे महान डिसाइपल को छोड़ दिया। बाकी डिसाइपल सेक्ट के बारे में क्या सोचेंगे? अगर ये खबर बाहर फैल गई तो उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। ऊपर बैठी बेहद सुंदर और शांत किंगुए के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, क्या सच में हमने शियाओचे को गलत समझ लिया? मैं खुद इसकी जांच करूंगी और उसका नाम साफ करूंगी। शुआंशु ने ठंडी हंसी हंसी। अब जांच करने के लिए बचा ही क्या है? अगर तुमने खुद उसे एनफोर्समेंट हॉल नहीं भेजा होता, अगर वो अपनी सबसे प्यारी मास्टर से निराश नहीं हुआ होता, तो क्या वो ऐसी बातें करता? क्या तुम नहीं जानती कि वो कैसा इंसान है? किंगुए चुप हो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन उस समय सारे सबूत उसी के खिलाफ थे और उसकी अपनी जूनियर सिस्टर ही गवाह थी। माहौल को शांत करने के लिए आखिर एल्डर जियांग बोले, हमें पूरी सच्चाई की जांच करनी होगी और जियांगचे की प्रतिष्ठा वापस लौटानी होगी। अगर दूसरे पुराने मॉन्स्टर्स को इस घटना का पता चल गया तो वो कई साल तक हमारे सेट का मजाक उड़ाएंगे। उसी समय इन्फर्नल कैनियन के अंदर मेरा यूनक शिहाई गहरी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तो मुझे इस जगह भेजने वाला इंसान तुम थे। सिस्टम स्प्राइट ने सिर हिलाया और बोला, पिछली जिंदगी में तुमने अकेले ही डेस्टिनी के चोजन वन का सामना किया था और हजारों साल तक टिके रहे थे। इस बार अगर तुम उससे उसकी डेस्टिनी छीन लो तो तुम हालात पूरी तरह पलट सकते हो और हेवन एंड अर्थ की कैलामिटी को रोक सकते हो। मैं जोर से हंस पड़ा। हेवन एंड अर्थ की कैलामिटी? हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। दफा हो जाओ यहाँ से। जिसे तुम हेवन एंड अर्थ की कैलामिटी कहते हो वो मेरे लिए सिर्फ बारिश है। फिर मैंने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि वो हेवन एंड अर्थ को रिफाइन करने वाला है? पिछली जिंदगी में मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे मास्टर और मेरी सीनियर सिस्टर्स, जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उन सब ने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया था। मेरी बात सुनकर सिस्टम डर गया। उसे पता था कि अपने पीक पर मैं हेवनली दाओ से भी नहीं डरता था और अभी वो हेवनली दाओ की सिर्फ एक छोटी सी इनकारनेशन था। लेकिन ये सोचकर कि 1000 साल बाद हेवन एंड अर्थ के साथ साथ उसका भी रिफाइनमेंट हो जाएगा, वो फिर भी मुझे बचाना चाहता था। उसने घबराकर कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने मास्टर और सीनियर सिस्टर्स की जरा भी परवाह नहीं? आखिर में उनकी भी बहुत दुखद मौत हुई थी। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। अगर तुम सच में हेवनली दाओ हो तो तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। बताओ, दोबारा जन्म लेने के बाद भी क्या वो मेरी चिंता के लायक है? उसी समय बाउंडलेस वैली के बाहर रुओ सीवेई अपने हाथ में क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका दिमाग बार बार हॉल ऑफ एनफोर्समेंट की तरफ जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि सबके सामने जियांगचे ने उसे कितनी नफरत भरी नजरों से देखा था। उसके दिल में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे अनगिनत सुइयां एक साथ चुभ रही हों। अभी कुछ ही दिन पहले तक उसका सीनियर ब्रदर उससे इतना प्यार करता था, उसकी इतनी परवाह करता था, फिर अचानक वो इतना बदल कैसे गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मास्टर के सामने गवाही दी थी? लेकिन उसने तो अपनी आंखों से जियांगचे को उन डिसाइपल्स को डेमन रियल में फेंकते हुए देखा था। क्या सच में गलती उसी की थी? तभी दूर से हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के कुछ डिसाइपल्स सीधे उसकी तरफ आए। उनमें से एक ने विनम्रता से कहा, जूनियर सिस्टर, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, कृपया हमारे साथ चलिए। उनकी आवाज तो सम्मानजनक थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पहले रुओ सीवेई ने कई गंभीर नियम तोड़े थे जिनकी सजा बहुत कड़ी हो सकती थी, लेकिन हर बार जियांगचे ने उसे बचा लिया था। हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के लोग भी हमेशा आंखें मूंद लेते थे, मगर आज पहली बार उन्हें खुलकर उसे हॉल ऑफ एनफोर्समेंट ले जाने का मौका मिला था। आसपास मौजूद सारे डिसाइपल्स हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? हॉल ऑफ एनफोर्समेंट वाले जूनियर सिस्टर को पकड़ने क्यों आए हैं? क्या उन्हें सीनियर ब्रदर जियांग के गुस्से से डर नहीं लग रहा? तभी किसी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें पता नहीं, रुओ सीवेई ने झूठी गवाही दी थी, उसी की वजह से सीनियर ब्रदर को बाउंडलेस कैनियन में सजा मिली थी। अगले ही पल हर कोई रुओ सीवेई को घृणा भरी नजरों से देखने लगा। सच कहते हैं, इंसान का चेहरा देखकर उसके दिल का पता नहीं चलता। सीनियर ब्रदर जियांग ने इसे इतना प्यार दिया और इसने बदले में एहसान फरामोशी की। ये बातें सुनकर रुओ सीवेई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिल में भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक तरफ वो चाहती थी कि उसके सीनियर ब्रदर का नाम साफ हो जाए और उन पर लगा झूठा इल्जाम मिट जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहती थी कि कोई नया सबूत सामने ना आए। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को यही समझा सकती थी कि उसने सिर्फ सेट के नियमों का पालन किया था और वो अब भी अपने सीनियर
जूनियर ब्रदर की सबसे प्यारी जूनियर सिस्टर बनी रहती। कुछ देर बाद सभी हॉल ऑफ एनफोर्समेंट पहुंच गए। हॉल के चारों ओर कई एल्डर्स गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। बीचों बीच हवा में एक विशाल मैजिकल आर्टिफैक्ट तैर रहा था, हेवनली मिरर। ये ऐसा खजाना था जो अतीत को सुरक्षित रख सकता था और भविष्य की झलक भी दिखा सकता था। आमतौर पर इसे सिर्फ सेट के सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स ही ट्रिब्यूलेशन के समय इस्तेमाल करते थे। हेवनली मिरर को देखकर रो सीवे पूरी तरह चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर कांगहे इस खजाने को यहाँ ले आएंगे, लेकिन कांगहे को उसकी बेचैनी से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ सबूत ढूंढना चाहते थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया है तो आगे बढ़ो और हेवनली मिरर के नीचे खड़ी हो जाओ। पहले तो रो सीवे स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से बोली, आपको भी मुझ पर झूठी गवाही देने का शक है? आपकी कल्टीवेशन अभी काफी कम है। मुझे लगता है कि आप दुश्मन की इल्यूजन में फंस गए हैं। लेकिन अगले ही पल वो खुद चौंक गई। इल्यूजन? क्या मैं सच में किसी इल्यूजन में थी? उसके दिल में चाहे जितनी भी उलझन थी, फिर भी वो हेवनली मिरर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। जल्द ही पर्पल गोल्ड मिरर के अंदर उस मिशन का पूरा दृश्य दिखाई देने लगा। भीषण लड़ाई के दौरान एक मैनाड्रागोरा स्नेक अंधेरे में छिपा हुआ था और अपनी जन्मजात इल्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा था। जियांग चे ने अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उल्टा खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसने कई डिसाइपल्स की जान बचाई थी। पूरा दृश्य खत्म होने के बाद हॉल में लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार एल्डर कांगहे ने गंभीर स्वर में कहा, सबूत मिल चुका है, अब जियांग चे का नाम पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, उसने ग्रेट दाओ की शपथ लेकर अपने साथियों की रक्षा के लिए जान देने तक का संकल्प लिया था। ऐसे डिसाइपल का होना हमारे सेट के लिए सौभाग्य की बात है। एल्डर शुआंशु ने भी आह भरते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुरंत ये सब सार्वजनिक करो। ये लड़का हमारे सेट का भविष्य है। इतना कहकर सारे एल्डर्स एक एक करके वहां से चले गए। पूरे हॉल में अब सिर्फ रोज सीवे अकेली रह गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो जमीन पर बैठे गई। जल्द ही पूरे सेट के हर डिसाइपल को सच्चाई का पता चल गया। सभी जियांगचे की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे, लेकिन जिन डिसाइपल्स को उसने बचाया था उनसे उन्हें घृणा होने लगी। हर तरफ आवाजें उठने लगीं कि उन लोगों को जियांगचे के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। भीड़ के बीच लिन यू भी वो दृश्य देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, सिर्फ लिन हाई रियलम के कुछ डिसाइपल्स मरे थे और उन्होंने हेवनली मिस्ट्री मिरर तक निकाल लिया। लगता है अभी मुझे अपने डेमन बॉडी को छिपाकर ही रखना होगा। दूसरी तरफ मैं सेट छोड़ने के बाद कहां जाऊं, यही सोच रहा था। नॉर्दर्न नेदर रियलम बहुत दूर था। मेरी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए पश्चिम तक पहुंचने में शायद पूरे 10 साल लग जाते। तुम हमेशा कंपैशन की बातें करते रहते हो। शायद ग्रेट कॉन्टिनेंट तुम्हारे लिए सही जगह होगी। पिछले 300 सालों से वहां कोई बड़ी डिजास्टर नहीं हुई है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सिरदर्द सिस्टम को हो रहा था। उसने मुझे रीइंकार्नेट इसलिए कराया था ताकि चोजन वन की डेस्टिनी कमजोर हो सके। तभी अगले ही पल सिस्टम अचानक रुक गया। उसके चारों तरफ लगातार चमकते हुए शब्द दिखाई देने लगे। उसने घबराकर हाथ हिलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? चोजन वन की डेस्टिनी कमजोर कैसे हो गई? हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। अगले ही पल सिस्टम खुशी से हंसने लगा, लेकिन मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैंने सामने खड़े हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के डिसाइपल की तरफ देखा और पूछा, तो तुम्हें सबूत मिल गया? उस डिसाइपल ने सम्मान से सिर झुकाकर जवाब दिया, हॉल मास्टर, कुछ देर पहले आपने हेवनली मिरर निकाला था और पूरी सच्चाई देख ली थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, हेवनली मिरर? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सच की तलाश में वो लोग इसे भी बाहर निकालेंगे, लेकिन मुझे अभी यहीं कल्टीवेशन करनी है। तुम जा सकते हो? डिसाइपल जल्दी से बोला, लेकिन हॉल मास्टर और सारे एल्डर्स जिक्सियाओ पीक पर आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जो बीत गया वो बीत गया। अब मैं सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहता हूँ। वो एल्डर्स सिर्फ माफी मांगेंगे और चाहेंगे कि मैं सेट के बारे में कुछ अच्छी बातें कहूँ। आखिर डिसाइपल्स के दिलों में मेरी जगह कोई मामूली नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सम्मान सिर्फ अभी तक ही था। पिछली जिंदगी में मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। पर्पल क्लाउड डिवाइन पनिशमेंट के बाद मेरी प्रतिष्ठा धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई थी। यहाँ तक कि अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने जैसा झूठा इल्जाम भी सबको सच लगने लगा था। पूरे सेट के डिसाइपल्स मुझे नफरत की नजरों से देखने लगे थे। हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के डिसाइपल्स का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने विनती की, सीनियर ब्रदर, अगर आप नहीं गए तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे? ऊपर से डेथ ऑर्डर आया है। मैं ठंडी आवाज में गरजा, दफर हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे रोक लोगे? सपने देखना बंद करो। मैं बस आराम से जीना चाहता हूँ। मेरी ठंडी डांट सुनकर हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के सारे डिसाइपल्स सन्न रह गए। किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत वहां से चले गए। मुझे पहले से पता था कि सेट वाले मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे, इसलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चुपचाप यहाँ से निकल जाना। उसी समय जियाओ पी के मेन हॉल का माहौल बेहद भारी था। एल्डर कांगहे ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़े होकर बोले, मैं खुद जाकर जियांगचे को ले आता हूँ। उसका नाम तो साफ 6 हो चुका है, अब उसे और क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर जियांग ने चिंग्युए की तरफ देखा और कहा, हमने हेवनली मिरर तक निकाल लिया, फिर भी वो नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है कि हॉल ऑफ एनफोर्समेंट की हरकतों की वजह से उसने आने से मना कर दिया? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चिंग्युए की तरफ देखने लगे। चिंग्युए ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, उसके सबसे प्रिय मास्टर ने उस पर भरोसा नहीं किया। सोचो जियांगचे के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। और ऊपर से उसकी अपनी जूनियर सिस्टर ने उसके खिलाफ गवाही दी। जिन 2 लोगों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्हीं दोनों ने लगभग उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी हालत में कोई भी इंसान टूट जाएगा। इस समय किंग्युए को भी एहसास हो चुका था कि उसने इस पूरे मामले की ठीक से जांच ही नहीं की थी। शियाओचे के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आते ही उसका दिल पछतावे से भर गया। उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो, उसे शियाओचे को एक सही जवाब और इंसाफ देना ही होगा। यही सोचकर किंग्युए उठी, सबको विदा कहा और जिशियाओ पीक से निकलकर सीधे जिशियाओ सेट छोड़ दिया। उधर मैं सेट से लगभग 100 मील दूर आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरे चेहरे पर जो सुकून था वो एक पल में गायब हो गया। सामने आसमान से एक जानी पहचानी शख्सियत धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका चेहरा हमेशा की तरह चांदनी की तरह ठंडा और बेपरवाह था। वो थी मेरी मास्टर किंग्युए। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बिना कुछ बोले उसके पास से निकलने लगा। मुझे यूं नजरअंदाज करते देखकर किंग्युए खुद को रोक नहीं पाई। उसने पीछे से आवाज लगाई, शियाओचे। मैं वहीं रुक गया और धीमी आवाज में बोला,
मास्टर, ये आखिरी बार है जब मैं आपको मास्टर कह रहा हूँ। आज के बाद हमारे बीच कोई मास्टर डिसाइपल का रिश्ता नहीं रहेगा। आप जब चाहें मेरी कल्टीवेशन ले सकती हैं, लेकिन मेरी जान लेनी है तो वो काम सीनियर सिस्टर को करना होगा। मेरी बात सुनकर किंगयुए अविश्वास से मुझे देखने लगी। उसने कहा, सिवेई ने खुद मुझे सबूत दिए थे और फिर तुम्हारा नाम भी तो साफ हो चुका है। क्या सिर्फ इस एक घटना की वजह से तुम मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? पहले वाला जियांगचे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने हल्का सा सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पहले वाला जियांगचे तो बिल्कुल आपके पालतू कुत्ते जैसा था। आप जो कहती थीं वो बिना सोचे मान लेता था। वो जूनियर सिस्टर की तरह हर वक्त आपसे चिपकता नहीं था और ना ही सीनियर सिस्टर की तरह पूरे दिन आपके पीछे पीछे घूमकर सलाह मांगता था। तो क्या इतने सालों में आपने कभी ये नहीं देखा कि मैंने क्या क्या किया है? आपने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा और दूसरों की हर बात पर यकीन कर लिया। मेरी बातें सुनकर किंगयुए को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में अनगिनत सुइयां चुभो दी हों। उसने धीरे से कहा, नहीं, अपने ही सेक्ट के डिसाइपल को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है और उस समय सबूत भी पूरे थे। अगर मैं खुद तुम्हें हॉल ऑफ एनफोर्समेंट के हवाले नहीं करती तो तुम्हारे लगातार इनकार करने की वजह से सेक्ट तुम्हें और भी ज्यादा कठोर सजा देता। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। सबूत? मतलब मेरे जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर की बातें ही तुम्हारे लिए सबूत थी? यही है वो कंक्लूसिव एविडेंस जिसकी तुम बात कर रही हो? और जिन डिसाइपल्स के शरीर घायल मिले थे उन्हें तो डेमोनिक बीस्ट्स ने फाड़ा था। मेरी सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स तो तुमने खुद मुझे सिखाई थी। अगर तुमने बस एक बार ध्यान से देखा होता तो क्या तुम मेरी तलवार चलाने की शैली तक नहीं पहचान पाती? ये सुनते ही किंगयुए पूरी तरह चुप हो गई। शियाओचे हमेशा सिवेई का सबसे ज्यादा ख्याल रखता था और सिवेई भी हर वक्त शियाओचे के साथ ही रहती थी। इसलिए किंगयुए को कभी लगा ही नहीं कि सिवेई झूठ बोल सकती है। वो बस इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती थी। मैंने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ये सेक्स टोकन मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अब दोबारा मुझे परेशान मत करना। मुझे बाकी की जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह जीने दो। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे ग्रेट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। किंगयुए दूर जाते हुए मेरे पीछे की तरफ देखती रही। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा डर पैदा हुआ, जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खोने वाली हो। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इसे सच में जाने दिया तो हमारा मास्टर डिसाइपल रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस बार मेरी जांच अधूरी थी, लेकिन ये अब भी मेरा डिसाइपल है। ये जाना चाहता है, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अगले ही पल मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर अकड़ गया है। मैं चाहकर भी एक कदम नहीं हिला पा रहा था। मैंने गुस्से में पूछा, आप क्या करना चाहती हैं? किंगयुए हवा में खड़ी रही और शांत आवाज में बोली, मैं तुम्हें वापस सेक्ट लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ वापस सेक्ट ले आई। उधर सेक्ट के अंदर रुओ, सिवेई और लिन्यू बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। लिन्यू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, सीनियर ब्रदर हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करते थे। इस बार हम सब इल्यूजन के धोखे में आ गए थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर रुओ सिवेई के मन को थोड़ी राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सीनियर ब्रदर मुझे जरूर माफ कर देंगे। बस मुझे पहले की तरह थोड़ा क्यूट बनकर उनसे बात करनी होगी, फिर वो पहले जैसे ही मेरे साथ पेश आएंगे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि आसमान में रोशनी की दो किरणें दिखाई दी जो सीधे बायुन पी की तरफ आ रही थीं। जैसे ही रो सिवेई ने देखा कि आने वाला कौन है, वो खुशी से तुरंत आगे बढ़ गई। मैंने अपने कदम संभाले और ऐसा दिखाया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं सीधा किंगयुए की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? किंगयुए ने हाथ हिलाकर मेरे शरीर पर लगी रोक हटा दी और बोली, ये लोग यहीं रुकेंगे। सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर के बीच जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें यहीं खत्म कर लो। जैसे ही मेरा शरीर आजाद हुआ, मैंने एक पल भी रुकना जरूरी नहीं समझा। मुझे उनकी एक भी बेकार बात सुनने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं कुछ ही कदम चला था कि मेरी जूनियर सिस्टर ने मुझे रोक लिया। उसने अपने हाथ में एक काली और लाल स्पिरिट स्वॉर्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। सीनियर ब्रदर, ये आपकी क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड है। क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड मेरी पहली और इकलौती तलवार थी। बचपन में मास्टर ने मुझे ये गिफ्ट दी थी, इसलिए मैं इसे हमेशा अपनी सबसे कीमती चीज मानता था। उस दिन गुस्से में इसे छोड़ देना सिर्फ एक आवेश भरा फैसला था। मैं कुछ देर तक उस तलवार को चुपचाप देखता रहा। पिछली जिंदगी में क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड हर पल मेरे साथ रही थी। जब पूरी दुनिया ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया था, तब भी वो मेरे सबसे भरोसेमंद भाई की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन आखिर में उसी क्रिम्सन स्काई स्वॉर्ड को मेरी सबसे प्यारी मास्टर ने अपने हाथों से 2 टुकड़ों में काट दिया था। ये सब याद आते ही मेरे अंदर गुस्से की एक लहर उठी, लेकिन अगले ही पल वो शांत भी हो गई। मैंने बिना भाव के कहा, इसे फेंक दो। अब मैं कभी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और अकेला व्हाइट क्लाउड पी के पीछे वाले हिस्से में चला गया। अब मैंने कल्टीवेशन पूरी तरह छोड़ दी थी। मैं ट्रेनिंग नहीं करता था, यहाँ तक कि सबसे आसान ब्रीडिंग एक्सरसाइज भी नहीं करता था। मुझे इस हालत में देखकर मास्टर ने सिर्फ सिर हिलाया और बोली, शियाओचे, इस बार बाउंडलेस एकेडमी खुल रही है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम सेक्ट के डिसाइपल्स को वहां लेकर जाओ और हमारे सेक्ट की नींव को और मजबूत करो। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी किसी भी मांग पर विचार नहीं करूंगी। इतना कहकर मास्टर उठी और पास के गहरे तालाब की तरफ चल दी। तभी रो सिवेई ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर अब मास्टर की भी इज्जत नहीं करेंगे। तुम्हारा सिर्फ अदाव हार्ट घायल हुआ है, लेकिन तुम मास्टर के साथ इतना असम्मानजनक व्यवहार कर रहे हो। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही किंगयुए ने उसे रोक दिया और मेरी तरफ देखकर बोली, अगर इस बार तुम ग्रेट कॉन्टिनेंट से ग्रेट कन्फ्यूशन स्क्रिप्चर वापस ले आए तो मैं तुम्हें सेक्ट छोड़ने की इजाजत दे दूंगी। किंगयुए अच्छी तरह जानती थी कि मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ। उसने साफ कहा, अगर तुम ग्रेट कॉन्टिनेंट जाना चाहते हो तो उसकी एक कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही रुओ सिवेई की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन मैं बिना एक पल घंवाए आगे बढ़ा और तुरंत बोला, मंजूर है। मुझे इतनी जल्दी राजी होते देखकर किंगयुए के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, जब ग्रेट स्क्रिप्चर तुम्हारे दाव हार्ट को शुद्ध कर देगा तब तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें दोबारा नहीं करोगे। इसलिए अब जल्दी तैयारी करो, कल सुबह तुम ग्रेट कॉन्टिनेंट के लिए रवाना हो जाओगे। मैंने सिर हिलाया, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप अभी जो बोली हैं वही बात एक बार फिर से इस रिकॉर्डिंग स्टोन के सामने दोहरा दीजिए। मेरे हाथ में रिकॉर्डिंग स्टोन देकर किंगयुए कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने मेरी तरफ देखा और उसके दिल में फिर से दर्द उठने लगा। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में सेक्स छोड़कर जाना चाहते हो? बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है।
मैं मानती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने धीरे से सिर हिलाया। कुछ दिन पहले जो हुआ, मैंने उसे कभी दिल से लगाया ही नहीं, लेकिन हर इंसान की अपनी मंजिल होती है, अपनी चाहत होती है। किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ रोका नहीं जा सकता। मेरी बातें सुनते ही किंगयुए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में अचानक पुराने दिनों की यादें घूमने लगीं। धूप में खड़ा एक छोटा सा लड़का लकड़ी की तलवार लहराते हुए पूरे जोश से कह रहा था, मास्टर, मैं बहुत मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा। जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको और सीनियर सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सब कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और मुझे बहुत बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सपना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना है। शियाओचे ने हमेशा उन्हीं शब्दों को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया था, लेकिन आज वही शियाओचे कह रहा था कि हर इंसान की अपनी मंजिल होती है और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सोचते ही किंगयुए के दिल में ऐसा दर्द उठा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अगली सुबह जिशियाओ पीक पूरी तरह चहल पहल से भर चुका था। ग्रेट कॉन्टिनेंट की यात्रा के लिए सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। वुचेन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने रुओसी को अकेले खड़ा देकर हल्का सा हैरान होकर पूछा, जूनियर सिस्टर रुओसी, तुम यहाँ अकेली क्यों आए हो? लाओजियांग कहाँ है? महल के नियमों के अनुसार सभी शिष्यों को एक दूसरे को चैलेंज करने की पूरी आजादी थी, इसलिए बहुत से लोग अक्सर जियांगचे को चुनौती देते थे। हालांकि अपनी एडवांसमेंट के दौरान वह एक बार हार चुका था, लेकिन जीतने के बाद भी उसके अंदर कभी घमंड नहीं आया। वह हमेशा विनम्र रहा। इसी वजह से अनगिनत शिष्य उससे मुकाबला करना चाहते थे, और वुचेन तो उन सबसे भी ज्यादा उत्साही था। वह हर महीने बिना एक भी बार मिस किए जियांगचे को चैलेंज करने आता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से जियांगचे कहीं दिखाई ही नहीं दिया था। यह सुनकर रुओ सिवेई एक पल के लिए असहज हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ब्रदर बस अभी आने वाले हैं। वुचेन को लगा कि शायद पिछले 2 महीनों से जियांगचे उससे नाराज है। उसने मुस्कुराकर रुओ सिवेई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ओल्ड जियांग तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह मानता है, बस थोड़ा उसे मना लेना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादा घमंड मत करना, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। यह सुनकर रुओ सिवेई सिर्फ कड़वी मुस्कान ही दे पाया। पिछले पूरे 2 महीने से वह अपने सीनियर ब्रदर को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांगचे का रवैया जरा भी नहीं बदला था। तभी अचानक एक शिष्य ने जोर से पुकारा, सीनियर ब्रदर जियांग आ गए। मैं मुंह में घास की एक पत्ती दबाए बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में वहां पहुंचा। मेरे चेहरे पर किसी भी सेलेस्टियल डिसाइपल जैसी गंभीरता नहीं थी। वुचेन तुरंत आगे आया, मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए हंसकर बोला, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम भी यहाँ? पिछले जन्म में तो तुम्हारे पास दूसरा मिशन था और तुम नहीं आए थे। वुचेन हंस पड़ा, तुम पिछले 2 महीने से बायुन पीक पर छिपे बैठे थे, इसलिए तुमसे लड़ ही नहीं पाया। जैसे ही सुना कि तुम इस ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लेने वाले हो, मैं भी चला आया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो छोटी सी गेल मेरे लिए गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मुझे चोट लगना तो दूर की बात है। पिछले जन्म में वुचेन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हालांकि बाद में उन तमाम अफवाहों और घटनाओं की वजह से हम दोनों धीरे धीरे दूर हो गए थे, लेकिन जब पूरी दुनिया मुझे एक राक्षस समझकर नफरत करने लगी थी, तब भी वुचेन ने कभी मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाया। वुचेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा है, ये मिशन खत्म होने के बाद मैं फिर से तुम्हें चैलेंज करूंगा, लेकिन मेरी बात मानो, आगे से इतनी लापरवाही मत करना। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो शायद तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अभी जो हालात बने थे, तुम्हारे लिए बोलने वाला भी कोई नहीं था। हाँ, एक बात है, वो गुयुयू, उसका गुस्सा तो आग की तरह है, लेकिन उसने तुम्हारा साथ दिया था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी हैरानी हुई। उस छोटे से पटाखे जैसी गुयुयू ने मेरे लिए आवाज उठाई, ये तो सच में अजीब बात है। इस पूरे समय किसी ने भी रुओ सिवेई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आसपास मौजूद सभी शिष्य उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। मजबूर होकर उसने बात बदलते हुए कहा, सीनियर ब्रदर वू, हमें जल्दी निकलना चाहिए। कन्फ्यूशन एकेडमी सिर्फ आधे महीने बाद खुलने वाली है। वुचेन ने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, चलो निकलते हैं। इतना कहकर वह सबसे पहले अपनी उड़ने वाली तलवार पर चढ़ गया। बाकी सभी शिष्य भी उसके पीछे पीछे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड पर सवार हो गए। लेकिन क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड फेंकने के बाद अब मेरे पास कोई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नहीं बची थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और थोड़ी दूर खड़े एक पेड़ की तरफ देखा। मैंने हल्के से हाथ हिलाया और 2 पत्ते हवा में उड़ते हुए मेरे सामने आ गए। मैं आराम से उन पत्तों पर खड़ा हुआ और अगले ही पल पलक झपकते कई मील दूर पहुंच गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। इतना जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल सिर्फ एक पत्ते पर उड़ रहा है। वुचेन भी तुरंत अपनी तलवार उड़ाकर मेरे पीछे निकल पड़ा। पूरी तरह नजरअंदाज किया गया रुओ सिवेई आंसुओं से भर गया। पहले जब भी उसका सीनियर ब्रदर साथ होता था, सभी शिष्य उसके इर्द गिर्द घूमते थे और वही सबका ध्यान खींचता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ग्रेट रू स्क्रिप्चर जरूर हासिल करेगा। तभी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ समय बाद हम ग्रेट जो की राजधानी की सड़कों पर चल रहे थे। मैंने आसपास आते जाते प्रेमी जोड़ों को देखा और हल्की मुस्कान दे दी। आज का ग्रेट जो बाहर से भले शांत दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। राजा अपने हरम में इतना डूब चुका था कि उसे राज्य की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन उसकी एक बेटी थी और वही उसकी सबसे बड़ी किस्मत थी। उसी राजकुमारी के शासन और चोजन वन लिन यू की मदद से ग्रेट जो अगले 10,000 वर्षों का सबसे समृद्ध साम्राज्य बनने वाला था। अफसोस बस इतना था कि इतनी महान शासक बहुत जल्दी मर गई और वह कभी ये नहीं देख पाई कि ग्रेट जो के सारे लोग आखिरकार ब्लड शैडोज में बदल गए। ओल्ड जियांग, क्या सोच रहे हो? वुचेन ने मेरे चेहरे का अजीब भाव देखकर पूछा। उसे भी हैरानी हो रही थी कि इतने आंतरिक और बाहरी संकटों के बावजूद ग्रेट जो की राजधानी इतनी शांत और समृद्ध कैसे दिख रही थी। फिर उसने खुद ही सिर हिलाया और बोला, इतना मत सोचो, राजघराने के मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। तुम्हारा ये ठंडा और उदास स्वभाव थोड़ा बदलना चाहिए। इतना कहकर वह मुझे लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले गया। मैं थोड़ा बेबस था, लेकिन यह जानने की उत्सुकता भी थी कि आखिर वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर बाद जब मैंने सामने नजर उठाई तो मेरी आंखें फैल गईं। मेरे सामने खूबसूरत औरतों की पूरी कतार खड़ी थी। वुचेन ने भौं उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो अंदर जाने की हिम्मत है? मैं हंस पड़ा, क्यों नहीं, डरने वाली क्या बात है?
इतना कहकर मैं बिल्कुल पुराने ग्राहक की तरह आराम से अंदर चला गया। मेरा ऐसा व्यवहार देखकर वुचेन खुद हैरान रह गया। अगर यह मेरे पुनर्जन्म से पहले होता तो मैं शर्म से अंदर जाने की सोच भी नहीं सका था, लेकिन अब मैं पहले वाला इंसान नहीं था। जब 100 फ्लावर्स पवेलियन तक आ ही गया हूं तो अच्छा तमाशा देकर ही जाऊंगा। मैं आराम से एक सीट पर बैठ गया, कुछ कोटेसन्स को बुलाकर शराब परोसने के लिए कहा और मुस्कुराकर वुचेन की तरफ देखने लगा। अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो जैसे अपने ही घर आ गए हो? वुचेन काफी देर तक मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा, फिर मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली। मैंने शराब का एक छोटा सा घूंट लिया और कहा, दाओ की कल्टीवेशन सिर्फ ताकत बढ़ाने का नाम नहीं है, मन की कल्टीवेशन भी उतनी ही जरूरी है। माहौल चाहे कितना भी बदल जाए मेरा मन नहीं डगमगाता, और फिर यहाँ आने में बुराई ही क्या है? अगर अभी डेमन लॉर्ड मेई शियानयान भी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तब भी मेरे मन में जरा सा भी बदलाव नहीं आएगा। मेई शियानयान पिछले 10,000 वर्षों की सबसे प्रतिभाशाली डेमन लॉर्ड थी। मुझे उसके बारे में इतनी बेफिक्री से बोलते सुनकर वुचेन बुरी तरह घबरा गया। पागल हो गए हो क्या? मौत बुला रहे हो? मुझे भी अपने साथ मत डुबो। डेमन लॉर्ड ऐसी शख्सियत है जिससे पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेट तक बिना वजह दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं करता। उसने तुरंत विषय बदल दिया। जानते हो आज मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? हालांकि मुझे आगे होने वाली हर चीज पहले से पता थी, फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक करते हुए सिर हिला दिया। वुचेन बोला, यहाँ जल्द ही कन्फ्यूशियन और डॉयस्ट पोइट्री कंपटीशन होने वाला है। विद्वान अपनी कविताओं से तलवार की तरह वार करते हैं। मैं देखने आया हूँ कि कोई ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य मिले जिसे हमारे वो परिवार में शामिल किया जा सके। मैंने मुस्कुराकर छुट्टी ली। सच सच बताओ, कहीं यह सिर्फ बहाना तो नहीं था ताकि तुम्हारी आंटी तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दें? वुचेन हंस पड़ा। अगर ऐसा बहाना नहीं बनाता तो घर लौटते ही मेरी माँ मेरी अच्छी पिटाई कर देती। मैं हंसते हुए बोला, पहले कभी पता ही नहीं चला कि तुम अपनी माँ से इतना डरते हो। हम दोनों बातों में लगे हुए थे। तभी चौथी मंजिल के एक प्राइवेट रूम में एक दासी बिस्तर पर लेटी बेहद आकर्षक महिला को रिपोर्ट दे रही थी। दाओ की कल्टीवेशन मन की कल्टीवेशन भी है। यह सुनते ही उस महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेट की नई पीढ़ी में इतना दिलचस्प इंसान भी होगा। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी गोरी और लंबी टांगें सामने आ गईं। उसका हर छोटा सा हाव भाव भी लोगों का दिल जीत लेने के लिए काफी था। दासी ने सम्मान से सिर झुकाकर पूछा, माय लेडी, क्या मैं उसे सबक सिखाऊं? उसकी नजरों में उसकी मालकिन एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता थी जिसका अपमान कोई सोच भी नहीं सका था। लेकिन जियांगचे सिर्फ एक सेक दाओ पैलेस कल्टीवेटर होकर भी उसकी मालकिन के बारे में इस तरह बोलने की हिम्मत कर रहा था। आखिर वह पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेट का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। उसे सबक ऐसे सिखाया जाए? मेई शियानयान ने बेहद मोहक मुस्कान के साथ शांत आवाज में कहा, जैसे वह जियांगचे को माफ करने वाली हो। लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से निकले शब्दों ने दासी का दिल दहला दिया। उसे मार डालो और उसकी लाश कुत्तों को खिला देना। उसी समय पोएट्री कंपटीशन शुरू होने ही वाली थी। मैंने सामने बैठे चोजन वन लिन्यू को देखा और होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। आखिर ये सच में आ ही गया। अगर उसके पास वो तथाकथित चाइनीज कल्चरल फाउंडेशन नहीं होती तो क्या वह कभी ऐसी महान कविताएं लिख पाता? एक ही दिन में गरुड़ हवा के सहारे उड़ता है और सीधे 90,000 मील आसमान तक उड़ जाता है। तभी सिस्टम ने मेरे मन की बात समझ ली और जल्दी से बोला, होस्ट, मेरे पास चाइनीज पोएट्री का पूरा संग्रह मौजूद है, सिर्फ 100 डेस्टिनी पॉइंट्स में। मुझे लिन्यू की जरा भी परवाह नहीं थी। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि यह तथाकथित चाइनीज कल्चरल फाउंडेशन आखिर सच में कितनी ताकतवर है। आखिरकार अपने पिछले जन्म में उसे सभी युगों का सेज ऑफ लिटरेचर कहा जाता था, इसलिए मुझे भी बहुत उत्सुकता थी। अगर लिन्यू ने ये कविताएं पहले ही देख ली होती तो असलियत में वो क्या करता? तभी लिन्यू की घमंडी नजर एक महिला पर पड़ी। उसने धीमी और साफ आवाज में कहा, यंग मास्टर, आपको देखकर लगता है कि आपको इस दावत में अपनी जीत का पूरा भरोसा है। उसकी मधुर आवाज सुनकर लिन्यू एक पल के लिए खुद पर से काबू खो बैठा। वह बोली, शायद आपको पता नहीं होगा कि इस पोएट्री बैंकेट का आयोजन प्रिंस ऑफ यान ने किया है। यहाँ कई बड़े बड़े विद्वान आए हैं, यहाँ तक कि जिशान एकेडमी से भी बहुत से साहित्यकार पहुंचे हैं। यह सुनकर लिन्यू मन ही मन हंस पड़ा। ये लोग चीन की हजारों साल पुरानी साहित्यिक विरासत से मुकाबला करेंगे? फिर उसने बिना किसी दिखावे के कहा, चाहे हल्का हरा हो या गहरा लाल, फूलों में सबसे श्रेष्ठ वही होता है जो स्वाभाविक रूप से सबसे सुंदर हो। ये पंक्तियां सुनते ही उस महिला का दिल जोर से धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी किस्मत बदलने का मौका आ चुका है। उसका नाम गुशी था और वह छठी राजकुमारी थी। कभी सम्राट के बाद सबसे ऊंचे दर्जे पर रहने वाली गुशी की हालत उस दिन से गिरने लगी थी जब उसके पिता अमृता के रास्ते के पीछे पागल हो गए। उसके अपने भाई जो सिंहासन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, उसे नॉर्दर्न ची के 70-80 साल के बूढ़े सम्राट से शादी कराने की साजिश तक रच चुके थे। खुद को बचाने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बाउंडलेस एकेडमी के उद्घाटन वाले दिन किसी महान कन्फ्यूशियस स्कॉलर की स्वीकृति हासिल करना। वह पिछले 3 घंटों से वहीं बैठी थी और उसे लगा कि अभी अभी आया लिन्यू सबसे योग्य व्यक्ति है। उसकी आंखों में ऐसा घमंड और तिरस्कार था मानो वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता। गुशी कुछ कह पाती उससे पहले ही दूसरी मंजिल से एक ठंडी, शांत और बेपरवाह आवाज गूंजी, दूर देश भेजे गए प्रेम पत्र, उन्हें हल्के हरे या गहरे लाल रंग की क्या जरूरत, वे तो स्वाभाविक रूप से फूलों में सबसे श्रेष्ठ हैं। साहित्य में भले कोई रैंकिंग न हो, लेकिन ये कविता सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखें चमक उठीं। तभी किसी ने हैरानी से कहा, रुको, इस कविता की एक पंक्ति तो वही है जो अभी इस यंग मास्टर ने सुनाई थी। लेकिन लिन्यू को आसपास के लोगों की निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ठंडी नजर सीधे दूसरी मंजिल पर टिक गई। क्या कोई और टाइम ट्रैवलर है? जरा बताइए तो सही, ये कविता लिखने वाले यंग मास्टर कौन है? सामने आकर मिलिए। दूसरी मंजिल की तरफ देखते ही वुचेन और मैं दोनों चौंक गए और श्याओसी की तरफ देखने लगे। बेशक मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। उसी समय मैं श्याओसी को नियंत्रित करते हुए मंच के सामने ले आया। वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। बिना किसी कल्टीवेशन वाला श्याओसी ऐसी अद्भुत कविता कैसे लिख सकता था? लेकिन श्याओसी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने आलस भरी नजर से लिन्यू को देखा और कहा, पोएट ली चिंगजो की कविता का इस्तेमाल इस वेश्यालय में कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? लिन्यू का चेहरा बार बार बदलने लगा।
अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके सामने खड़ा आदमी भी एक टाइम ट्रैवलर है। उसी पल उसके दिल में जबरदस्त हत्या की इच्छा पैदा हुई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उसने पूछा, ये ली चिंगजो कौन है? मैंने तो उसका नाम कभी नहीं सुना। नौकर हल्का सा मुस्कुराया, भविष्य में जान जाओगे, फिलहाल इतना समझ लो कि मैंने ली चिंगजो, इमॉर्टल पोएट ली बाई और सेज पोएट डुफू की कविताएं पढ़ी हैं, और हाँ, उनकी कविताएं अब छपनी भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगी, इसलिए किताबें छपने से पहले उनका नाम चुराने की कोशिश मत करना, और वो 4 पंक्तियां भी दोबारा कॉपी मत करना। इतना कहकर वह सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया और लिन यू का चेहरा बेहद बदसूरत दिखाई दे रहा था। चीन में अनगिनत कविताएं थीं, लेकिन उसे सिर्फ कुछ ही याद थीं, जबकि सामने वाला लड़का इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जब तक उसके पास भी उसकी तरह कोई सिस्टम ना हो। आखिर में लिन यू ने पोएट्री कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया। उसका उदास होकर वहां से चले जाना भी किसी के लिए खास मायने नहीं रखता था। मेरी नजर नीचे बैठी खामोश गोशी पर पड़ी और मुझे उसमें दिलचस्पी होने लगी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि पहले वाली कविता लिन यू ने तो चुराई थी, वरना वह अचानक वहां से भागता क्यों? उसे अफसोस हो रहा था कि वह पुरुष नहीं थी और अपने गलत फैसले पर खुद से नफरत करने लगी। दूसरी तरफ वू चेन बहुत परेशान था। बाउंडलेस एकेडमी खुलने में आधे महीने से भी कम समय बचा था और उसे अभी तक कोई साथी डाओइस्ट नहीं मिला था जिससे वह गठबंधन कर सके। दावत जल्दी ही खत्म हो गई और थोड़ा नशे में धुत वू चेन मायरिड फ्लावर पैविलियन से बाहर निकला। वह हंसते हुए बोला, ओल्ड जियांग, इस बार तो मजा आ गया। बस अफसोस यही है कि वो मशहूर कोटेशन आज दिखाई ही नहीं दी। सुना है उसके शरीर से हमेशा प्राकृतिक खुशबू आती है और उसका जिस्म इतना नाजुक है कि जैसे हड्डियां ही ना हो। काश मैं। तभी उसने सामने आती एक महिला को देखा, फिर हल्का नशे में डूबे वो चेन की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। इस लड़के की तो आज खैर नहीं। वो चेन कुछ बोल ही पाता कि किसी ने उसका कान पकड़ लिया। नालायक, जियांगचे जैसे यंग फ्रेंड को तू ऐसी जगह लेकर आया है, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। ग्रेट जो लौटे समय मैं पीछे पीछे चलता हुआ मुस्कुरा रहा था। आंटी, इसे अच्छी तरह पीटिए। मैंने तो साफ मना किया था, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे घसीट कर लाया। कह रहा था कि दुनिया देखनी चाहिए। मैडम वू का गुस्सा और बढ़ गया। जियांगचे कौन है पता भी है? पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेट की नई पीढ़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है, और मेरा अपना बेटा, मैं कैसे उसे जियांगचे को बिगाड़ने दूं? थोड़ी दूर पर रो सीवेई अपनी मौसी के साथ आई हुई थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। उसी पल रो सीवेई को ऐसा लगा मानो हजारों सुइयां उसके सीने में चुभ रही हों। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसने दिल की कड़वाहट दबाई और धीरे से मेरी बाजू पकड़ ली। सीनियर ब्रदर, आप यहाँ? मैंने मन ही मन सोचा, पहले तो मैं कभी ऐसी जगहों पर नहीं आता था, शहरों तक मैं बहुत कम जाता था। मुझे उस लड़के की प्यार भरी मुस्कान याद आ गई। हम पहाड़ से नीचे क्यों जाएं? मुझे अच्छी तरह कल्टीवेशन करनी है और अपने छोटे से बेवकूफ की रक्षा करनी है। अनगिनत यादें मेरे मन में घूमने लगीं। रो सीवेई समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका सीनियर ब्रदर इतना बदल कैसे गया, जबकि उसका डाव हार्ट सिर्फ क्षतिग्रस्त हुआ था। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं कहाँ जाता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसी समय मायरेड फ्लावर पैविलियन के सामने खड़े एक विद्वान ने उत्सुकता से पूछा, ये लोग कौन है? ये युवक तो यहाँ की किसी भी लड़की में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। किसी ने जवाब दिया, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? ये जी श्याओ स्वॉर्ड सेट के जियांगचे हैं, स्वॉर्ड पाथ के बेमिसाल जीनियस। गुशी ने हैरानी से पूछा, लेकिन जियांगचे यहाँ कैसे? मैंने तो सुना था कि उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप में नई समझ मिली है और वो लंबे समय से सीक्लूजन में है। तभी किसी ने कहा, कैसी सीक्लूजन? हालांकि जी श्याओ स्वॉर्ड सेट ने जियांगचे पर लगे झूठे आरोपों की बात छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन राज हमेशा छिपे नहीं रहते। कुछ कल्टीवेटर्स जिन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी, उन्होंने सबको सच्चाई बता दी। अब सब समझ गए कि मैंने उस महिला कल्टीवेटर की तरफ एक बार भी दोस्ताना नजर से क्यों नहीं देखा। तभी किसी ने कहा, लेकिन आखिर उसे बेगुनाह साबित तो कर दिया गया था। वो उसकी जूनियर सिस्टर भी थी, सारी गलती उस छोटी लड़की की तो नहीं थी। जियांगचे कुछ ज्यादा ही छोटी सोच नहीं दिखा रहा। दूसरा आदमी हंस पड़ा, वाह, बड़ी ऊंची बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारी लाडली जूनियर सिस्टर तुम्हारे साथ ऐसा करती, तब तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर की असली भावना समझ आती। गुशी ने एक तरफ चुपचाप खड़ी रुओ सीवेई को देखा और दूसरी तरफ दूर जाते जियांगचे को। उसी पल उसे समझ आ गया कि अपनी परेशानी का हल कैसे निकालना है। वो चेन से अलग होने के बाद मैं सीधे शहर के बाहर निकल गया। ननचिंग चिंग को शक हो गया था कि शायद उसकी पहचान खुल चुकी है और अब वह मुझे खत्म करने के लिए सही जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लॉर्ड का आदेश याद आते ही उसकी आंखों में ठंडी हत्या की चमक भर गई। चाहे उसकी पहचान खुली हो या नहीं, जिसने भी लॉर्ड का अपमान किया उसे मरना ही होगा। शाही राजधानी से बाहर निकलते ही मैं अपनी उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर दूर सुनसान पहाड़ों की तरफ उड़ गया। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं मेरा पीछा करने वालों को हरा पाऊंगा। मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहां ऊर्जा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो। सिर्फ वहीं मेरे बचने की उम्मीद थी। नैन छिंग छिंग ने पीछे से तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, इस लड़के ने जानबूझकर मुझे शहर से बाहर बुलाया है, तो सच में मेरा सामना करना चाहता है? कितना घमंडी है। और वह भी तुरंत मेरे पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने नीचे देखा तो जमीन पर असंख्य हड्डियां बिखरी हुई थीं। दिन का उजाला होने के बावजूद वहां की ठंडी और डरावनी आभा पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, क्या फिर से डेमोनिक कल्टीवेशन शुरू करने वाले हैं? मैंने सिस्टम की बकवास को पूरी तरह अनसुना कर दिया। मैं हड्डियों के उस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच जाकर पालथी मारकर बैठ गया। मेरे फटे हुए कपड़ों पर लगे दाग अब मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते थे। जैसे ही मैंने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को सर्कुलेट किया, चारों तरफ हवा और बादल उथल पुथल मचाने लगे। हड्डियों पर चिपकी हुई रंजिश और स्पिरिचुअल एनर्जी अब साफ दिखाई देने वाली रफ्तार से एक जगह इकट्ठी होने लगी। तभी नैन छिंग छिंग वहां पहुंची और सामने का नजारा देखकर थोड़ी हैरान रह गई। उसने अविश्वास से कहा, स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल, इसने तो डेमोनिक पार्ट की कल्टीवेशन शुरू कर दी। मैंने तुरंत जवाब दिया, एक बेगुनाह पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये कोई डेमन नहीं बल्कि घोस्ट है। मेरे शरीर से ऐसी ऑरा निकल रही है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सका। उसमें डेमोनिक और डिवाइन दोनों तरह की मौजूदगी है, जो लोगों के दिल में डर भी पैदा करती है और उन्हें बेइंतहा श्रद्धा से झुकने पर भी मजबूर कर देती है। लेकिन नैन छिंग छिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यह ताकत आखिर क्या है। उसने ठंडी आवाज में कहा, तू कोई भी हो, लॉर्ड का अपमान करने की सजा सिर्फ मौत है।
इतना कहकर उसने अपना खून जैसा लाल चाबुक निकाला और पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमा दिया। उसे देखकर मैंने पलटकर हमला नहीं किया, मैं बस आधा कदम पीछे हटा और उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल हवा में अचानक एक स्केलेटन प्रकट हुआ जिसके शरीर से बेहद डरावनी और अजीब ऑरा फैल रही थी। मैं हंसते हुए बोला, हे मिस नैन, तुम तो ब्रोकन नेट रियल्म के मिड स्टेज में हो, चलो जरा इसका मजा लो। स्केलेटन का चेहरा बिल्कुल सफेद था, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कोई बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन निकली तो बस ये छोटी सी लड़की। ये सुनकर नैन छिंग का चेहरा बिगड़ गया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये स्केलेटन सिर्फ ब्रोकन नेट रियल्म के इनिशियल स्टेज में है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ी देर में हराना आसान नहीं होगा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, भाग मत, पहले मैं इस मॉन्स्टर को खत्म करती हूँ, उसके बाद तेरी कुत्ते जैसी जान लूंगी। मैंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया, हल्का सा हंसा और वहां से मुड़कर चल पड़ा। मन ही मन मैंने सोचा, अगर ये लड़की यहाँ है तो मेई शियानयान भी यहीं कहीं होगी। उसकी असली ताकत मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो लाइफ एंड डेथ रियल्म में तो है ही। अगर वो यहाँ आ गई तो फिर चाहकर भी मैं नहीं बच पाऊंगा। दूसरी तरफ नैन छिंग ने बड़ी मुश्किल से उस अजीब स्केलेटन से छुटकारा पाया। उसके बाद उसने उस दिशा में देखा जिधर जियांग चे गया था और गुस्से में बस जमीन पर पैर पटक कर रह गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अफवाहों में तो इसे धर्म का आदर्श सज्जन बताया जाता है, लेकिन ये तो डेमोनिक आर्ट्स भी करता है और मौत से इतना डरता है कि भाग भी जाता है। उधर मैं जाने कितनी दूर भागता रहा। आखिरकार जब मुझे लगा कि अब कोई पीछा नहीं कर रहा, तब जाकर रुका। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेई शियानयान इंपीरियल सिटी में होगी। अब हालात ऐसे हो गए हैं तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूं? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? फिर मैंने खुद से कहा, अब मुझे अपनी ताकत बढ़ाने में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन अगर मुझे दूसरी बार जिंदगी शुरू करने का मौका मिला है तो कुछ ऐसे काम जरूर करना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं कर पाया। मैं ऐसे ही हार नहीं मान सका। तभी सिस्टम ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। उसने कहा, तुम गोस्ट एंसेस्टर हो, वो एन्चैंटिंग इमॉर्टल अभी सिर्फ लाइफ एंड डेथ रियलम में एंडेटिसन है। अगर तुम कुछ साल और कल्टिवेशन कर लो तो उसे हराना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। साफ था कि सिस्टम चाहता था कि मैं फिर से कल्टिवेशन शुरू करूं। मैंने झुंझलाकर कहा, बस करो लिंग्यू, अभी मुझे अपने शरीर की सारी रंजिश साफ करनी है। मैंने अभी अभी बहुत सारी रिसेंटमेंट इकट्ठी की है। अगर मैं इसी हालत में वापस गया तो जो लोग सच नहीं जानते वो मुझे पक्का विलन समझेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह शुद्धिकरण पूरे 4 दिन तक चलेगा। इन 4 दिनों के दौरान प्रिंस यान, पर्पल क्लाउड, स्वॉर्ड सेक्स और वू फैमिली की ताकतों ने मिलकर पूरे इंपीरियल सिटी को सील कर दिया। पूरे शहर में ऐसा माहौल था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। इसी समय वू फैमिली के पिछवाड़े में वू चेन बेचैनी से बार बार चक्कर काट रहा था। 4 दिन पहले वानहुआ पैविलियन में अलग होने के बाद से जियांग चे का कहीं कोई पता नहीं था। इतना ही नहीं, साउथ सिटी से 100 मील दूर लड़ाई के निशान भी मिले थे। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन रुओ सिवेई को जियांग चे के गायब होने की जरा भी चिंता नहीं थी। वो तो आराम से नाइट मार्केट में लैंटर्न फेस्टिवल का मजा ले रही थी, जबकि जियांग चे उसका अपना सीनियर ब्रदर था। वहां मौजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। आखिर वो एल्डर छिंग्युए की डिसाइपल थी और जियांग चे की सबसे प्यारी जूनियर सिस्टर भी। भले ही इस समय उसका सीनियर ब्रदर उससे नाराज हो, लेकिन पुराने अनुभवों के हिसाब से सबको लगता था कि कुछ समय बाद वो उसे फिर माफ कर देगा। तभी आंगन के बाहर कुछ लोग दिखाई दिए। वो चेन ने सिर उठाकर देखा भी नहीं, फिर भी समझ गया कि कौन आया है। उसने मन ही मन सोचा, इन लोगों के पास यहाँ आने की भी फुर्सत है। पहले वो रुओ सिवेई के साथ अच्छा व्यवहार करता था क्योंकि उसे लगता था कि झूठा इल्जाम लगना सिर्फ एक हादसा था, लेकिन अब उसकी असली फितरत देकर उसे उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही। लिन्यू आगे बढ़ा और बोला, सीनियर ब्रदर वू, मेरी मानो तो सेक्ट को खबर भेजना जरूरत से ज्यादा था। अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। सीनियर ब्रदर इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो सका। उसे वो चेन की आवाज में छिपी नाराजगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। पीछे खड़ी रुओ सिवेई भी मुस्कुराकर बोली, ये ग्रेट जो डायनेस्टी की राजधानी है, यहाँ ड्रैगन एनर्जी की सुरक्षा है, कोई डेमन्स यहाँ आ ही नहीं सकते। और वैसे भी सीनियर ब्रदर के रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, दूसरे सेक्ट के डिसाइपल उन पर कभी हमला नहीं करेंगे। फिर उसने हंसते हुए कहा, सीनियर ब्रदर वू, आप बेकार में इतनी चिंता कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। कुछ लोगों ने मजबूरी में मुस्कुराकर वो गिफ्ट्स ले लिए, लेकिन उनके दिल में यही चल रहा था कि सीनियर ब्रदर जियांग ने पिछले 10 सालों में उसके लिए जो कुछ किया वो सब बेकार चला गया। उसने उसे हमेशा सिर पर बिठाकर रखा, उसकी हर जिद पूरी की, लेकिन आज जब जियांग चे गायब था तब वही लड़की सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तभी जब सबका गुस्सा फूटने ही वाला था, दरवाजे पर अचानक एक परिचित साया दिखाई दिया। जैसे ही वो चेन और बाकी लोगों ने देखा कि वो कौन है, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने हाथों में पकड़े गिफ्ट्स वहीं गिरा दिए और दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे। मुझे पता था सीनियर ब्रदर बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, वो वापस आ गए। तभी रुओ सी खुशी से उछलती हुई मेरी तरफ दौड़ी और बोली, हाँ सीनियर ब्रदर, पिछले 2 दिनों से इंपीरियल सिटी में बहुत मजा आया। मैंने तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी तैयार किया है। वो लगातार बोले जा रही थी, लेकिन अब मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा वो चेन की तरफ मुड़ गया। मैंने गंभीर आवाज में कहा, फिलहाल आंटी को बाहर मत जाने देना। कुछ डेमन्स इंपीरियल सिटी में घुस चुके हैं, शायद उनका असली निशाना वुया अकेडमी है। वो चेन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, तो सच में डेमन्स घुस आए हैं इन 4 दिनों में? तुम ठीक तो हो? मैं गंभीर चेहरे के साथ आंगन के अंदर चला गया और बोला, अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो तुम लोग मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाते। मेरी बात सुनने में जैसे सफाई भी लग रही थी और ताना भी। रुओ सी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या आप सच में इतनी बड़ी मुसीबत में थे? लेकिन मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, मैंने जितनी चेतावनी देनी थी दे दी, अपना फर्ज निभा दिया। अब मैं सेक्ट छोड़ना चाहता था। शायद यही सबसे सही मौका था। मुझे किसी ग्रेट कन्फ्यूजन स्क्रिप्चर की भी जरूरत नहीं थी। मैं अभी इसी समय जा सका था। वहां से निकलते हुए मैंने चुपचाप अपनी कल्टीवेशन बिखेर दी और अपनी ऑरा के साथ साथ अपना चेहरा भी बदल लिया। अब जब तक मैं खुद अपनी पहचान नहीं बताऊंगा, कोई कभी नहीं जान पाएगा कि मैं वही इंसान हूं जो कभी पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का इकलौता मार्शल आर्ट्स जीनियस था और जिसमें इमॉर्टल बनने की सबसे ज्यादा संभावना थी। लेकिन मैं ज्यादा दूर भी नहीं जा पाया था कि सड़क के आखिर में एक जवान लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वो घबराकर मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाई, यंग मास्टर, मुझे बचाइए। मैं वहीं रुक गया। मैंने हैरानी से सोचा,
ये कैसी किस्मत है, फिर से किसी पहचान वाले से टकरा गया। कुछ ही समय पहले इसी लड़की ने मेरी नाक की तरफ उंगली दिखाकर मेरी जान लेने की कसम खाई थी। और हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि डेमन लॉर्ड की डिसाइपल नैन छिंग थी। मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी एक्टिंग कमाल की थी। अगर मुझे पहले से ये नहीं पता होता कि वो ब्रोकन नेट रियल्म के मिड स्टेज की कल्टीवेटर है, तो शायद मैं सचमुच हीरो बनकर उसे बचाने पहुंच जाता। उसके बगल में खड़े डाकुओं ने जब देखा कि मैं सिर्फ एक कमजोर और निहत्था नौजवान लगता हूं, तो सब जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अरे लड़की, इसे नहीं, मुझे गिड़गिड़ाकर मिन्नतें करनी चाहिए। नैन छिंग की आंखों में एक पल के लिए जानलेवा इरादा चमका, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर बेबस और लाचार लड़की का भाव ला दिया और मेरी तरफ मदद की उम्मीद से देखने लगी। जब उसने फिर से मदद के लिए पुकारा, तो वो डाकू मेरी तरफ मुड़ा और ठंडी नजरों से घूरते हुए बोला, ओए लड़के, अभी के अभी यहाँ से निकल जा, नहीं तो फिर मुझ पर रहम न करने का इल्जाम मत लगाना। उसने मेरे साफ सुथरे कपड़े देकर समझ लिया था कि मैं राजधानी के किसी एकेडमी का स्कॉलर हूं। उसे मालूम था कि अगर किसी अमीर व्यापारी या उसकी बीवी को लूटेगा तो शायद बस पीछा किया जाएगा, लेकिन अगर किसी एकेडमी के विद्यार्थी को मार दिया या जरा भी गंभीर चोट पहुंचा दी तो सिर्फ उनका गिरोह नहीं बल्कि पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। इसलिए मेरी असली पहचान न जानते हुए भी उसने सावधानी बरतना ही ठीक समझा। मैंने उसकी तरफ चापलूसी वाली मुस्कान के साथ देखा और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर मैं बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। पलक झपकते ही नैन छिंग मेरी पीठ तक नहीं देख पाई। डाकू ने मेरी जाती हुई दिशा में तिरस्कार से थूका और फिर दोनों लड़कियों की तरफ मुड़कर हंसते हुए बोला, देखा, जिस आदमी से तुमने मदद मांगी थी उसमें तो जरा भी दम नहीं है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। अगले ही पल उसकी नजर धुंधली हो गई और पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। नैन छिंग ने आराम से अपने हाथ झाड़े जैसे कोई मामूली काम खत्म किया हो और फिर बिल्कुल शांत चेहरे के साथ दूसरी तरफ चल दी। मेई शियानयान ने दिलचस्पी से उस दिशा में देखा जिधर जियांग गया था। हालांकि उस लड़के की ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साफ था और उसका मन भी बेहद शुद्ध था। उसकी सारी मेरिडियंस पूरी तरह खुली हुई थी, इसलिए वो एक बेहद होनहार कल्टीवेटर था। अगर उसे थोड़ा सा भी सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उसके लिए जिंदगी और मौत जैसी चीज कोई मायने नहीं रखेगी, और अगर उसे अपने साथ ले जाया जाए तो लंबे समय से शांत पड़े डीमन क्लैन में भी हलचल मच सकती थी। उधर मैं सोच ही रहा था कि तभी नैन छिंग मुझे किसी छोटे चूजे की तरह पकड़कर वापस ले आई। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मेई शियानयान मुझे ढूंढ रही होगी, लेकिन उसके सामने मेरी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ भाग निकलना नामुमकिन था। सिस्टम, मुझे 1000 माइल एस्केप टैलिस्मन दो। 1000 माइल एस्केप टैलिस्मन के लिए 50 डेस्टिनी वैल्यू चाहिए। माफ कीजिए होस्ट, आपके पास पर्याप्त डेस्टिनी वैल्यू नहीं है। सिस्टम स्पेस के अंदर लिटिल हेवनली दाओ खुशी से मुस्कुरा रहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि जियांग फिर से एक साधारण इंसान बन जाए। जब उसे समझाना मुमकिन नहीं था तो बेहतर यही था कि जियांग मेई शियानयान के साथ ही रहे। डीमन रेस और मॉन्स्टर रेस हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। लिन्यू ने जो हेवन एंड अर्थ को बलि देकर सभी जीवों की मदद से इमॉर्टल बनने की योजना सफल की थी, उसके पीछे भी उसकी गहरी चालें थीं। जब तक जियांग मेई शियानयान के साथ रहेगा तब तक भविष्य में उसका सामना इस चोजन वन से जरूर होगा। नैन छिंग ने देखा कि मैं वहीं खामोश खड़ा था। उसने हल्का सा हाथ हिलाया और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लहर मेरे घुटने से टकराई। मेरे घुटने में तेज दर्द उठा। मैं घुटनों के बल तो नहीं गिरा, लेकिन मजबूरी में झुकर प्रणाम कर दिया। जूनियर जियांग सीनियर को प्रणाम करता है। अगर संभव हो तो कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं सिर्फ एक रो कल्टीवेटर हूं और मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। नैन छिंग मेरे झुकने से काफी खुश हुई। उसे लगा कि मैं प्रभु से डरता भी हूं और उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन मेई शियानयान की अगली बात सुनकर वो खुद चौंक गई। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हारा दिल बिल्कुल शांत है। तुम्हारे अंदर वो डर नहीं है जो आमतौर पर कमजोर लोग ताकतवर लोगों के सामने महसूस करते हैं। रो कल्टीवेटर्स तो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली लोगों से डरते हैं और किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। और तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी काफी मिली जुली हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमने जानबूझकर ऐसा किया हो। अगर ऐसा है तो सीनियर, क्या मैं आपकी पहचान जान सकता हूं? मेई शियानयान हल्का सा मेरी तरफ झुकी। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे के बेहद करीब थीं और उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा और मेरी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। मैं पहले एक डॉइस था। एक पीक लेवल कल्टीवेटर ने एक खजाने के लिए लड़ाई करते समय एक बड़े सेट के डिसाइपल को मार दिया था। बदले के डर से मैंने अपनी कल्टीवेशन मेथड बदल दी। उसकी मोहिनी में फंसकर मैं अनजाने में अपने अतीत की सारी बातें बताने लगा। नैन छिंग ने वेनरेबल मास्टर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। सचमुच कोई भी वेनरेबल मास्टर के आकर्षण से बच नहीं सकता था। जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है तो मैं डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आपने मेरे साथ क्या किया? मेई शियानयान अपनी लहराती हुई जुल्फों से खेलते हुए मुस्कुराई। जब तुम अपने दुश्मनों से छिप ही रहे हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें कल्टीवेशन भी सिखा सकती हूँ। मुझे पता था कि अब बचकर निकलना असंभव है, इसलिए मैंने बेबसी में सिर हिला दिया। उसके बाद हम तीनों चुपचाप पास के एक शहर की तरफ बढ़ने लगे। पीछे चलते हुए दोनों औरतें टेलीपैथी के जरिए आपस में बात करने लगीं। प्रभु, इस बार हम इंसानों के इलाके में हैं। इसे साथ ले जाना कहीं हमारी पहचान उजागर न कर दे। कोई बात नहीं, अगर हमारी पहचान खुल भी गई तो क्या? कितने देवता हैं जो मुझे मार सकते हैं, और अगर कोई मार भी सकता है तो उसकी कीमत वो कभी नहीं चुका पाएंगे। उन दोनों के पीछे चलते हुए मेरे चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। कितना मूर्ख है, 1000 साल बाद भी उतना ही मूर्ख और 1000 साल पहले भी। मेई शियानयान ने कभी अपने टैलेंट पर शक नहीं किया था और उसे हमेशा लगता था कि कोई भी उसके इल्यूजन से बच नहीं सकता। मेरे पिछले जन्म में भी उसी घमंडी स्वभाव की वजह से मैंने डीमन लॉर्ड की गद्दी उसे सौंप दी थी। पिछले जन्म की बातें याद आते ही मैं अनायास ही लंबी सांस भर बैठा। अपने पिछले जीवन में मैं पूरे 1000 साल तक चोजन वन से लड़ता रहा था। मैंने डीमन क्लैन को अपनी नींव बनाकर डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन दोनों से युद्ध किया था, लेकिन अफसोस लिन्यू की चालें मुझसे भी कहीं ज्यादा गहरी थीं और आखिरकार पूरे डीमन क्लैन का विनाश हो गया।
उसी समय उनके सामने बर्फ जैसी सफेद बालों वाली एक महिला आकर खड़ी हो गई। शिनयुए ने सामने का दृश्य देखा और चुपचाप अपने होंठ भींच लिए। दोनों महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें बेमिसाल सुंदरता की मिसाल कहा जा सकता था और उनकी ताकत भी असाधारण थी। कोई हैरानी नहीं कि शियाओचे उनके साथ था, लेकिन शियाओचे की मुझसे नजरें चुराने वाली हरकत ने उसके दिल में अजीब सी भावनाएं भर दी। क्या तुम मुझसे पहचाने जाने से इतने डरते हो? मेई शियानयान ने उत्सुकता से पूछा। फेलो दाओइस्ट, आपको यहाँ किस काम से आना पड़ा? शिनयुए ने सीधे मेरी तरफ देखा। तुम्हारे इस सेवक में अच्छा टैलेंट है, लेकिन इसे कभी सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो इसे मुझे दे दो। ये सुनते ही नैन छिंगछिंग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। एक तरफ वेनेरेबल मास्टर इसे पसंद कर रही हैं और अब इमॉर्टल वेनेरेबल छिंगयुए भी इसे डिसाइपल बनाना चाहती हैं। क्या इस लड़के का टैलेंट सचमुच इतना जबरदस्त है? मैंने सिर झुका लिया और मन ही मन शक करने लगा। मेरी मास्टर ने तो कभी टैलेंट देखकर डिसाइपल स्वीकार नहीं किए थे, फिर मुझे देखते ही वो मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहती हैं, जबकि मैं खुद को इतना साधारण दिखा रहा हूँ? क्या मुझसे कहीं कोई गलती हो गई? क्या मैंने कुछ जाहिर कर दिया? मेई शियानयान ने शिनयुए की आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि मैंने अभी तक इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाया है, लेकिन सज्जन इंसान कभी किसी और की पसंदीदा चीज नहीं छीनता, खासकर इतना होनहार टैलेंट। इमॉर्टल वेनेरेबल छिंगयुए, क्या आपको नहीं लगता कि अभी डिसाइपल बनाने की बात करना थोड़ी जल्दी है? और क्या आपको यकीन है कि ये खुद भी राजी होगा? शिनयुए जियांगचे के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। मेई शियानयान मुस्कुराई और मेरी तरफ देखकर बोली, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? दोनों की नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। मैंने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। मैं चाहे किसी का भी डिसाइपल बनूं, आखिरकार मुझे वही रास्ता तय करना पड़ेगा। और सच तो यह था कि मैं किसी का भी डिसाइपल नहीं बनना चाहता था। मेरी खामोशी देकर मेई शियानयान की मुस्कान जम गई। क्या बात है, तुम मेरे डिसाइपल नहीं बनना चाहते? अचानक हवा में फैली किलिंग इंटेंट ने मुझे तुरंत होश में ला दिया। सीनियर, आपकी असली ताकत चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी नजर में आप कल्पना से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपका डिसाइपल बनना मेरे अनगिनत जन्मों के पुण्य का फल होगा। ये जवाब सुनकर मेई शियानयान संतुष्ट होकर मुस्कुरा उठी, लेकिन शिनयुए का चेहरा साफ तौर पर काला पड़ गया। छोटे लड़के, सोच समझकर बोलो कि तुम क्या कह रहे हो। जियांगचे ने उसके सामने किसी और को अपना मास्टर चुन लिया था। ये सिर्फ उनके कई सालों पुराने मास्टर डिसाइपल रिश्ते का अपमान नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह मूर्ख साबित कर रहा था। मैं शांत रहा और झुककर बोला, इमॉर्टल वेनेरेबल छिंगयुए की प्रतिष्ठा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मेरे जैसे साधारण इंसान को अपना डिसाइपल बनाने की इच्छा जताना ही मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं हूं कि ऐसे सौभाग्य का भार उठा सकूं। मेरी बात सुनते ही शिनयुए ने आसपास के सारे पेड़ एक ही पल में चकनाचूर कर दिए। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। तो तुमने सचमुच तय कर लिया है कि उसके ही डिसाइपल बनोगे? सैकड़ों वर्षों में वो कभी इतनी गुस्सा नहीं हुई थी। उसका अचानक फूट पड़ा क्रोध देकर मैं भी घबरा गया, खासकर जिस तरह मेरी मास्टर अभी मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सब कुछ जान लिया हो। शायद मेरी बातों का मतलब इन दोनों सीनियर्स ने कुछ और ही समझ लिया था। मानना पड़ेगा, अगर इमॉर्टल वेनेरेबल छिंगयुए और इस सीनियर में से किसी एक को चुनना होता तो मैं इसी सीनियर का डिसाइपल बनना पसंद करता। लेकिन वो तब की बात होती अगर मेरी पहले से कोई मास्टर न होती। हालांकि मैं अब सेक्ट छोड़ चुका था, लेकिन मैंने अपनी मास्टर के साथ अपना मास्टर डिसाइपल रिश्ता कभी नहीं तोड़ा था, इसलिए किसी और का डिसाइपल बनने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन मेरी यही बातें छिंगयुए के गुस्से को और भड़काती सी चली गईं। तो तुम हमारे मास्टर डिसाइपल रिश्ते को खत्म करना चाहते हो? लाइफ एंड डेथ रियल्म की भयानक दबाव भरी औरा पूरे माहौल में फैल गई। मेरे होंठ के कोने से खून की एक पतली धारा बह निकली। फिर भी मैं बिना पलक झपकाए सीधे छिंगयुए की आंखों में देखता रहा, जिनमें इस वक्त अनगिनत उलझी हुई भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। इस पल चाहे मैं कितना भी बेवकूफ क्यों ना होता, फिर भी मैं समझ चुका था कि मेरे मास्टर मेरे असली आइडेंटिटी के बारे में जान चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये बात कैसे पकड़ ली, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से मैं अच्छी तरह जानता था कि उनका डिसाइपल बनकर रहना कभी आसान नहीं था। उधर मेरा सिर्फ एक शब्द सुनकर छिंगयुए के सीने पर मानो हजारों किलो का हथौड़ा गिर पड़ा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे व्हाइट क्लाउड पीक पर बिताए गए इतने साल और वहां की हर याद एक मजाक बनकर रह गई हो। वो चाहते थे कि बस ठीक है कह दें, फिर उसी पल मेरे साथ अपना मास्टर डिसाइपल रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दें और दोबारा कभी मेरा चेहरा भी ना देखें। लेकिन फिर उन्हें वो छोटा सा जियांगचे याद आ गया जो बचपन से ही उनके पीछे पीछे घूमता था, मैजिक सीखना चाहता था और जिसने पीच ब्लॉसम के पेड़ के नीचे पूरे विश्वास के साथ कहा था कि उसका सपना अपने मास्टर की रक्षा करना है। उन यादों ने उनके होंठों से ठीक है निकलने ही नहीं दिया। वो बेताबी से जानना चाहते थे कि आखिर डाओ शाओचे सेक्ट क्यों छोड़ना चाहता है, बायुन पी क्यों छोड़ना चाहता है और मास्टर डिसाइपल रिश्ता तक क्यों तोड़ना चाहता है। लेकिन आखिर में उनके मुंह से सिर्फ 3 शब्द ही निकल पाए, क्यों। अपने सामने टूट चुके मास्टर को देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि कहां से शुरू करूं। ये सब मेरी पिछली जिंदगी की बार बार की उम्मीदों और निराशाओं का नतीजा था, जो आखिर मौत से पहले पूरी तरह सुन्नपन और निराशा में बदल चुकी थी। लेकिन इस जन्म में अभी तक वो सब हुआ ही नहीं था। अगर मैं उन्हें सब कुछ बता भी देता तो क्या वो मेरी बात पर यकीन करते? इसलिए मैंने कोई सफाई नहीं दी, बस अपनी अडिग नजरों से उन्हें देखता रहा। मेरी आंखों में दिख रहे उस पक्के फैसले ने उन्हें आगे सवाल पूछने से भी डरा दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने एक कदम और बढ़ाया तो हमारा मास्टर डिसाइपल रिश्ता उसी पल टूट जाएगा। मेरे पास खड़े डेमन लॉर्ड भी छिंगयुए के जाने तक चुप रहे। उनके जाते ही उन्होंने मुझे गौर से देखा और पूछा, क्या तुम अपनी असली पहचान बताने वाले नहीं हो? पहले तो मुझे लगा था कि सब कुछ मेरी समझ में है, लेकिन अब लगता है कि इस बच्चे के पास बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी कौन सी पहचान है? अगर कुछ कहना ही पड़े तो बस इतना कहूंगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिर में बदले में कुछ भी नहीं मिला। सीनियर, मैं पहले शहर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। दूसरी तरफ नान चिंगचिंग पूरी तरह उलझ गई थी। उसने हैरानी से पूछा, वेनेरेबल मास्टर को आखिर हुआ क्या है? उन्होंने सिर्फ तुम्हें ठुकराया ही नहीं, बल्कि छिंगयुए इमॉर्टल वेनेरेबल से भी सीधे टकरा गए। मेई शियानयान मुस्कुराकर बोला, कौन जानता है, चलो जिस पुराने दोस्त से मिलने में आया हूं वो इसी सामने वाले शहर में है। ग्रेट जो डायनेस्टी की राजधानी वूचे मेरे पास आकर आलस भरे अंदाज में बोला, मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा सेक्ट वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। उसे लगता था कि वो जियांगचे को अच्छी तरह समझता है। हाल के दिनों में मेरा हर कदम साफ बता रहा था कि मैं बायुन पीक और छिंगयुए इमॉर्टल वेनेरेबल से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। मैं हल्का सा हंस पड़ा। अमृत पाना, डाव की तलाश करना, सितारों को तोड़ना या चांद को झुलाना,
इनमें से कोई भी मेरी इच्छा नहीं है। पूछें, जब तुम सचमुच सबसे ऊंची चोटी देख लोगे तब समझोगे कि जिन कल्टीवेटर्स को लोग इतना महान समझते हैं वो आखिर हैं ही क्या। मेरी बात सुनकर वुचें कुछ देर के लिए खो गया। उसे लगा कि मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूं, लेकिन फिर भी हमारे बीच हजारों मील की दूरी है। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम सच में सेक्स छोड़ रहे हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं डाउ की तलाश नहीं करूंगा, मैं मॉर्टल वर्ल्ड में उतर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तब हम दोनों वहीं हों जहां हमें होना चाहिए। इतना कहकर मैं धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड जब शहर के बाहर चिंग्युए से मिल चुका था तभी मैंने भी उनसे विदा लेने का फैसला कर लिया। मेशानियन के साथ रहना काफी मजेदार हो सका था, लेकिन मेरे लिए सबसे सही रास्ता उनसे दूर जाना ही था। मैं थक चुका था। अब इस तथाकथित हेवन एंड अर्थ कैलामिटी में जरा भी दखल देना नहीं चाहता था। तभी मैंने शहर से बाहर निकलने ही वाला था कि एक भिखारी ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो सिर से पैर तक गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन मैं उसे एक नजर में पहचान गया। मैंने सम्मान से पूछा, बाबा क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? उस भिखारी ने चुपचाप अपनी जेब से 2 कॉपर कॉइन्स निकाले और बोला, नौजवान, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारा भाग्य देख दूं। मैं मुस्कुराया, अगर आपको ऐतराज न हो तो एक भविष्यवाणी पूरी दुनिया के हालात बदल सकती है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मेरी जिंदगी अब ज्यादा बाकी नहीं है, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। मैं हंस पड़ा। जब आप ऐसा कह ही रहे हैं तो मैं ये 2 कॉपर कॉइन्स भी बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे इनसे गरम गरम बन खरीदना है। लेकिन बूढ़े भिखारी, मैं आपको भी एक सलाह देता हूँ। किस्मत इस समय पूरी तरह अराजक है। हालात बदले जा सकते हैं, कुछ दुश्मनियां कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं वापस आ सका हूं तो शायद दूसरे भी लौट आएं। ये कहकर मैं कुछ पल रुका और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें सम्मान से प्रणाम किया। वो सचमुच उस महान लेजेंड के लायक थे। फिर मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैंने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। अगर वो लोग भी वापस आ जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी पिछली जिंदगी का कर्मा अब कोई और चुकाएगा। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। बूढ़ा भिखारी मेरी जाती हुई पीठ को देखता रहा और धीरे से बुदबुदाया, जिस चीज को तुम छोड़ नहीं पाए वो भी तुम्हें कभी छोड़ने नहीं देगी। कर्मा अभी भी बाकी है। कुछ दूर जाने के बाद मैंने भौहें सिकोड़ ली। सिस्टम, हेवनली मिस्ट्री एल्डर ने जो कहा तुमने भी सुना ना? तुम्हें तो पता है कि उस समय मैं भी समय को पीछे नहीं मोड़ पाया था। मैं वापस सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से लौट सका। मेरी बात सुनकर सिस्टम को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। उसने जवाब दिया, मैं हेवनली दाओ की चेतना का सिर्फ एक छोटा सा अंश हूँ। मेरा काम सिर्फ तुम्हें इस समय तक वापस लाना और हेवन एंड अर्थ कैलामिटी को रोकने में तुम्हारी मदद करना है। अगर दूसरे लोग भी वापस लौट सकते हैं तो शायद उस समय कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसने बाकी जीवों को भी प्रभावित कर दिया। लेकिन सच ये था कि सिस्टम छिपकर उन फेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें उसने अभी तक जियांगचे को नहीं दिया था। वो धीरे धीरे जियांगचे से जुड़े लोगों की पिछली जिंदगी की यादें जगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बात जियांगचे को बता सके, क्योंकि अगर जियांगचे को इस बारे में पता चल गया तो शायद वो उसी वक्त सिस्टम को टुकड़े टुकड़े कर देता। दूसरी तरफ नान चिंग एक ऐसे भिखारी को देखकर हैरान रह गई जिसके शरीर में जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं थी। उसने पूछा, क्या यही लॉर्ड के पुराने दोस्त हैं? मेई शियानयान ने सम्मान से जवाब दिया, ओल्ड मैन तियानजी, अब मैं लाइफ एंड डेथ रियलम की चोटी पर पहुंच चुका हूं। क्या अब आप मुझे उस साल वाले रहस्य का जवाब देंगे? ओल्ड मैन तियानजी मुस्कुराए और बोले, हेवन के रहस्य पूरी तरह अराजक हो चुके हैं। भविष्य फिर से बदल रहा है। मैंने उस समय जो कहा था उसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। ये सुनते ही मेई शियानयान का चेहरा उतर गया। वो सैकड़ों सालों से उन्हीं शब्दों की वजह से परेशान था। आज वो उस तथाकथित मजाक का असली जवाब लेने आया था। उसने दांत भींचकर कहा, बूढ़े आदमी, मुझे जवाब दीजिए वरना मैं। ओल्ड मैन तियानजी ने उसकी बात काट दी। जाकर डेमन रियल्म घूमाओ। हेवनली मिस्ट्री एल्डर किसी से नहीं डरता। मेरी उम्र पूरी होने वाली है। नौजवान, अपनी सांसें मुझ पर बर्बाद मत करो। उस समय उन्होंने अपनी भविष्यवाणी तक पूरी नहीं की थी, फिर भी उनकी हालत ऐसी हो गई थी। अब वो सिर्फ किसी तरह जिंदा थे ताकि भविष्य का अंत अपनी आंखों से देख सकें। मेशान्य ने दांत भींच लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। उस समय आपने कहा था कि मैं एक आदमी का साथ दूंगा और उसके साथ लड़ूंगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो इंसान कौन है। इतना बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो मेरे अधीन होगा तो पूरा डेमन रियल्म भी उसके अधीन होगा। लेकिन हेवनली मिस्ट्री एल्डर बस वहीं लेट गए और बोले, जब सही समय आएगा तब तुम खुद जान जाओगे कि वो कौन है। ये सुनकर मेई शियानयान गुस्से से कांप उठा, लेकिन उसे समझ आ गया कि बूढ़ा अब कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उसने अपना हाथ झटका और वहां से चला गया। उधर जीशियाओ स्वॉर्ड सेक्ट के विशाल चौक में चिंग्युए बाकी डिसाइपल्स के साथ वापस लौटे तो देखा कि एल्डर चंगे पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। चिंग्युए ने शांत स्वर में कहा, जांगचे यात्रा पर गया है, वो कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। ये सुनकर चंगे ने निराश होकर सिर हिलाया। कुछ दिन पहले मैंने कई डेटोरा स्नेक्स पकड़े थे। सोचा था कि जांगचे के लौटने पर उसके लिए सूप बनाऊंगा। पिछली बार जब उस पर झूठा आरोप लगाया गया था तब से मुझे उसके लिए बहुत अपराध बोध हो रहा था। इसलिए मैं 100 सेक्शन माउंटेन गया और वहां दाओ रियल्म से नीचे की हर डेटोरा स्नेक को मार डाला। अब लगता है कि मुझे फिर से कुछ डेटोरा स्नेक्स पालनी पड़ेंगी ताकि सेक्ट कॉम्पिटिशन के बाद उन्हें जियांगचे को दे सकूं। लिन्यू, जो सबसे पीछे चल रहा था, अपनी आस्तीन को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके अंदर किलिंग इंटेंट पागलों की तरह उफान मार रहा था, क्योंकि जिन डेटुरा स्नेक्स पर जहर लगाया गया था उनमें से एक उसका पिता था। अब तक वो यही सोचता रहा था कि उसके पिता गलती से किसी शक्तिशाली एक्सपर्ट के इलाके में चले गए थे और 2 ताकतवर लोगों की लड़ाई के बचे हुए असर से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आज उसे पता चला कि असलियत कुछ और ही थी। उसके पिता की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि कैंगे जियांगचे से बदला लेना चाहता था। यह सच सुनकर लिन्यू के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, कितनी मजाकी बात है। उधर शिन युए बाकी लोगों के साथ सामान्य तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसे आज का जियांगचे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ दाओ हार्ट के टूटने का नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका हो। आखिर एक साधारण दाओ पैलेस रियल्म कल्टीवेटर जियांगचे और वू चेन जैसी बातें कैसे समझ सकता था, लेकिन वो खुद इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी उसे हेवनली मिस्ट्री मिरर का ख्याल आया। अगर दुनिया में कोई इस राज को एक पल में समझ सकता था तो वो यही मिरर था। ये सोचकर वो सीधे सेट के पीछे वाले फॉरबिडन एरिया की तरफ बढ़ गया जहां हेवनली मिस्ट्री मिरर रखा हुआ था।
लेकिन आज वहां पहुंचते ही उसने महसूस किया कि कुछ अलग है। मिरर से एक अजीब और रहस्यमयी शक्ति निकल रही थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक हेवनली मिस्ट्री मिरर तेज रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल वो रोशनी किंग यूए को पूरी तरह अपने अंदर समेट गई। तभी अनगिनत यादें उसके दिमाग में बाढ़ की तरह घुसने लगीं। ये यादें उसकी भी थीं और उसकी नहीं भी थीं। उन यादों में उसने देखा कि जब वो सेक्ट के डिसाइपल्स को लेकर बैदवान माउंटेन जा रहा था, तब लिन यू और दर्जनों कल्टिवेटर्स को डेमन रेस की जेल में कैद कर लिया गया था, जबकि जियांग चे को अकेले एक अलग सेल में बंद रखा गया था। बाकी कैदियों की नजर से ऐसा लग रहा था कि डेमन रेस बड़े सम्मान से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने लेकर आती है और एक एक करके फीमेल कल्टिवेटर्स अंदर भेजे जाते हैं। जेल में बंद कल्टिवेटर्स गुस्से से चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें असली सच दिखाई नहीं दे रहा था। उस सेल के उस कोने में जो उनकी नजरों से छिपा हुआ था, जियांग चे लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा पड़ा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह जकड़े हुए थे और वो बेहोश था। इसी बीच लिन यू का डेमन बॉडी उन बेहोश महिला कल्टिवेटर्स को एक एक करके निगल रहा था। इसके बाद दृश्य बदल गया। किंग यूए ने सभी कैट डिसाइपल्स को बचा लिया था। फिर सब लोग एनफोर्समेंट हॉल में मौजूद थे। चारों तरफ से जियांग चे पर आरोप लगाए जा रहे थे। जियांग चे के पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। रोसी की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। वो चेन ठंडे चेहरे के साथ चुप खड़ा था। बाकी डिसाइपल्स जियांग चे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई कूड़ा हो। और आखिर में किंग यूए ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग चे को अपराधी घोषित कर दिया। यहीं पर वो यादें धीरे धीरे खत्म हो गईं। इसी समय हजारों मील दूर एक सुनसान जगह पर सिस्टम अपने लगभग खत्म हो चुके डेस्टिनी पॉइंट्स को देकर धीरे से सिर हिलाने लगा। उससे अफसोस था कि वो तब तक टिक नहीं पाया जब तक लिन यू अपने असली नुकीले दांत पूरी तरह बाहर नहीं निकाल देता। उधर किंग यूए अब भी वहीं खड़ा था। काफी देर तक वो उन यादों से बाहर ही नहीं निकल पाया। उसने भविष्य में होने वाली उन घटनाओं के बारे में सोचा और अनजाने में अपने सीने पर हाथ रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता आ गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर उस भविष्य को सच नहीं होने देगा। दूसरी तरफ मैं आराम से अपना सफर जारी रखे हुए था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे एक बेहोश लड़की दिखाई दी। मैंने उसे बचाया और पता चला कि वो डाली किंगडम की प्रिंसेस जो थी। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले बुरी तरह घायल गुशी को मेरी गोद में डालकर पल भर में गायब हो गया। मैं हैरानी से जमीन की तरफ देखने लगा और मन ही मन उस बूढ़े को पागल कहकर कोसने लगा, लेकिन तब तक उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मजबूरी में मैंने नीचे झुककर स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी और गुशी की चोटों की जांच करने लगा। सिर्फ 3 सांसों के बाद ही मैंने गुस्से में गाली देते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस लड़की की मेरिडियंस पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी सोल भी बुरी तरह घायल थी और वो मौत के बिल्कुल किनारे पहुंच चुकी थी। लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा और भी काला पड़ गया। मैंने उसके शरीर पर मौजूद आर्मर को देखा और पहचान लिया कि ये ग्रेट जो डायनेस्टी के किसी जनरल का आर्मर था। मैंने दांत भींचते हुए कहा, क्या वो बूढ़ा सच में पागल है? क्या वो पूरे आनपिंग विलेज को मरवाना चाहता है? मैंने आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, बूढ़े, जल्दी कुछ स्पिरिट स्टोन्स और हर्ब्स भेज। जैसे ही मेरी आवाज खत्म हुई, आसमान से बारिश होने लगी और अगले ही पल जमीन पर स्पिरिट स्टोन्स और तरह तरह की हर्ब्स का ढेर लग गया। समय बहुत कम था। मैंने तुरंत स्पिरिट स्टोन से एक मैजिक एरे बनाया और गुशी का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी जान फिलहाल के लिए सुरक्षित हुई, मैं हर्ब्स की तरफ गया और पिल्स बनाने लगा। मेरी मौजूदा कल्टीवेशन से उसे पूरी तरह ठीक करना लगभग नामुमकिन था। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो उसकी रियल्म को जबरदस्ती बढ़ाया जाए या फिर उसकी कल्टीवेशन टेक्निक को खुद चलने दिया जाए। मैंने धीरे से हाथ उठाया और मेरे पास 2 पिल फर्नेसेस प्रकट हो गए। उनके अंदर एक साथ 10 तरह की हर्ब्स रखी हुई थी। पास ही अंधेरे में छिपा बूढ़ा ये सब देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से कहा, 3rd ग्रेड मेरिडियन ओपनिंग पिल और 4th ग्रेड सोल रिप्लेनिशिंग पिल। इन्हें तो सिर्फ 4th ग्रेड अल्केमिस्ट ही बना सकता है, लेकिन इतनी कम उम्र में 4th ग्रेड अल्केमिस्ट, और वो भी दोनों पिल्स एक साथ रिफाइनिंग कर रहा है, ये कैसे संभव है? कुछ देर बाद मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस खींच ली और दोनों बिल्कुल परफेक्ट पिल्स बाहर निकल आईं। इससे मेरी 4th ग्रेड अल्केमिस्ट की पहचान पूरी तरह साबित हो गई। अगले ही पल मैंने दोनों पिल्स गुशी को खिला दी, फिर उसे 2-4 हल्की लातें मारकर संतुष्ट चेहरे के साथ वहां से निकल गया। उसके बाद मैं सीधे उस बूढ़े के पास पहुंचा। मेरी आंखों में साफ बुरी नीयत झलक रही थी। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, उसे आनपिंग विलेज क्यों भेजा और तुम आखिर हो कौन? मैं जानता था कि वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की पीक स्ट्रेंथ रखने वाला ये बूढ़ा किसी मार्शल आर्टिस्ट का इलाज पलक झपकते ही कर सकता था, इसीलिए उसकी हरकत मेरी समझ से बाहर थी। मैंने आगे कहा, मैं एक डेमन हूं और वो ह्यूमन एम्परर की ब्लड लाइन से है। अगर हमारा टकराव हुआ तो नतीजा सिर्फ मौत होगा। इतना कहते हुए मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे लगभग अंदाजा हुर्दादा हो गया था बूढ़ा कौन है। मैंने कहा, अब सारी बात सच सच बताओ। इस बार बूढ़े ने कुछ नहीं छिपाया। उसने बताया कि जब से उसे ग्रेट कॉन्टिनेंट के 1000 बर्ड सेक्ट पर हमला करने की मंशा का पता चला था, तब से वो चुपचाप सब पर नजर रखे हुए था ताकि लड़ाई का असर आनपिंग विलेज तक न पहुंचे। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 1000 बर्ड्स सेक्ट आखिरी समय में खुद को उड़ाकर दुश्मन के साथ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुन लेगा। उसने ये भी बताया कि हर ह्यूमन एम्परर उसकी ड्रैगन क्लैन से नफरत करता है। उसे डर था कि ह्यूमन एम्परर। मैंने बीच में ही सवाल किया, अगर ऐसा था तो जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, और आखिरी पल में एम्परर की बेटी को ही क्यों बचाया? मेरी बात सुनकर बूढ़ा चुप हो गया। उसकी बात सुनने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ काफी देर से हूँ, अगर तुमने उसे जल्दी नहीं ले गए तो वो जाग जाएगी। बूढ़े ने सिर हिलाया। फिर वो फॉर्मेशन के पास गया, गुशी को उठाया और ग्रेट जो डायनेस्टी की सीमा पर मौजूद बेइये सिटी की तरफ उड़ गया। इस समय बेइये सिटी में हर तरफ मातम पसरा हुआ था। सभी लोग गुशी के लिए दुख मना रहे थे और साथ ही उनके दिलों में एक अनजाना अपराध बोध भी था। लेकिन तभी शियाओ युन की आंखों से आंसू बहते बहते अचानक वो हंस पड़ी और बिना समय गंवाए बेइये सिटी के बाहर की तरफ उड़ गई।
शहर के बाहर एक पत्थर की गुफा में कमजोर गुशी घबराकर चारों तरफ देख रही थी। तभी गुफा के बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गुशी डर से कांप उठी, लेकिन अगले ही पल शियाओ युन उसके सामने आ गई। शियाओ युन ने पहले सोचा था कि उसके दिमाग में अचानक जो आवाज आई थी वो सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन जब उसने सच में प्रिंसेस को जिंदा देखा तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। गुशी ने शियाओ युन को देखा तो उसके चेहरे की घबराहट तुरंत गायब हो गई। उसने राहत की सांस लेते हुए पूछा, योर हाइनेस, आप यहाँ कैसे पहुंची? फिर उसने अपने पूरी तरह ठीक हो चुके शरीर की तरफ देखा और याद करते हुए बोली, मुझे याद है कि जब 1000 बर्ड सेक्ट ने खुद को उड़ा दिया था, तभी अचानक एक सीनियर प्रकट हुए। उन्होंने मेरा दर्द खत्म कर दिया और मुझे होश में रखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सीनियर मुझे कहाँ ले गए थे। इसके बाद गुशी ने कहा, शियाओ युन, किसी को भेजकर जांच करवाओ। बेइये काउंटी के एक गांव में एक बहुत ही खास नौजवान और एक बूढ़ा आदमी रहते हैं। मुझे यकीन है कि वही सीनियर मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। शियाओ युन किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिसने उनकी जान बचाई थी उसका एहसान चुकाना भी जरूरी था। और सबसे बड़ी बात, उस नौजवान की ताकत बिल्कुल साधारण नहीं थी। अगर उसे ग्रेट जो के साथ जोड़ लिया जाए तो वो राज्य की बहुत बड़ी ताकत बन सकता था। शियाओ युन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने हैरानी से गुशी की तरफ देखा और बोली, प्रिंसेस, आपको अभी भी जिशियाओ स्वॉर्ड सेक्ट जाना है। अगर हम उन दोनों को ढूंढने निकल पड़े तो बिल्कुल समय नहीं बचेगा। गुशी कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोली, अगर हम अपने जीवन रक्षक उपकारियों को ढूंढ पाए तो जिशियाओ स्वॉर्ड सेक्ट न जाना भी मंजूर है। हमारी उनसे मुलाकात किसी न किसी दिन फिर जरूर होगी। इसके बाद दोनों महिलाएं बेइये सिटी के एक मोड़ पर पहुंची। तभी अचानक एक भिखारी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, युवती, मुझे तुम्हारा भाग्य देखने दो। अगर मेरी बात सच निकली तो बदले में सिर्फ एक वक्त का खाना दे देना। उसकी दयनीय हालत देखकर गुशी ने बिना कुछ सोचे उसे चांदी का एक एल दे दिया। बूढ़ा भिखारी, जिसका नाम त्यांजी था, अपनी फटी हुई पोशाक में से 3 तांबे के सिक्के निकालकर बोला, प्रिंसेस, इन्हें उछालिए। जैसे ही उसने गुशी को प्रिंसेस कहकर पुकारा, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या ये बूढ़ा भिखारी सच में कोई छिपा हुआ महान मास्टर था? उधर शियाओ युन भी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। पूरे बेइये सिटी में सिटी लॉर्ड्स मेंशन के अलावा किसी को भी राजकुमारी की असली पहचान के बारे में पता नहीं था। गुशी भी थोड़े शक के साथ उन 3 तांबे के सिक्कों को जमीन पर फेंक देती है। तभी बूढ़ा आदमी अपने पहले से किए हुए हिसाब का नतीजा बताता है, राजकुमारी, तुम्हारे पास ह्यूमन एम्परर बनने की किस्मत है। जब से उसने ये अंदाजा लगाया था कि सिर्फ जियांगचे ही नहीं बल्कि और भी लोग भविष्य से वापस लौट सकते हैं, तभी से वो इस भविष्य में बदलाव आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कई महीने बीत गए और सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मरने से पहले वो कभी भी वो नजारा नहीं देख पाता जिसे देखने की उसे सबसे ज्यादा इच्छा थी। अब जब गुशी के शरीर पर उसे एक अजीब और खास ऑरा महसूस हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना आग में थोड़ा और घी डाला जाए। ये सुनते ही शियाओ युन गुस्से से चिल्ला उठी, बदतमीज, गंदे भिखारी, क्या मरना चाहता है? अगर किसी प्रिंस ने ये बात सुन ली तो आपकी हाइनेस की जान खतरे में पड़ जाएगी। गुशी ने हेवनली मिस्ट्री एल्डर की तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, बाबा, मुझे नहीं पता कि आपने मेरी पहचान कैसे जान ली, लेकिन एम्परर के मैंडेट जैसी बात इतनी आसानी से नहीं कही जा सकी। लेकिन हेवनली मिस्ट्री एल्डर को शियाओ युन की धमकी से जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि जिस एम्परर की वो बात कर रहा था वो कोई साधारण सम्राट नहीं था और न ही गुशी के पिता जैसा एक स्यूडो एम्परर, बल्कि पूरी मानव जाति पर राज करने वाला असली ह्यूमन एम्परर था। बूढ़े की बातों ने गुशी के दिल में हलचल मचा दी। आखिर ग्रेट जो डायनेस्टी पर कल्टिवेटर्स आसानी से हुकूमत क्यों नहीं कर पाते थे, और पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट भी उसके पिता का सम्मान क्यों करते थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता मौजूदा ह्यूमन एम्परर थे। लेकिन अब यही बूढ़ा भिखारी कह रहा था कि उसके पिता नकली एम्परर हैं और असली ह्यूमन एम्परर तो वही खुद है। आखिर ऐसा कैसे हो सका था? गुशी उससे और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि बूढ़ा आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे रह गए थे, इस तांबे के सिक्के को अपने पास रखना और आज रात एक अच्छा सपना देखना। मिस, क्या तुम सच में भी सच में इस बूढ़े भिखारी की बातों पर यकीन करती हो? तो फिर आज रात का सपना देख लेना। गुशी सिटी लॉर्ड्स मेंशन की तरफ लौटे हुए शांत स्वर में बोली, अगर आज रात का सपना सच में इतना आकर्षक हुआ तो अपने भाइयों से सिंहासन के लिए मुकाबला करना भी नामुमकिन नहीं होगा। अपने कमरे में पहुंचकर गुशी सीधे सोना चाहती थी, लेकिन अभी दिन का उजाला था। बूढ़े की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी और अंधेरा भी नहीं हुआ था, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। आखिरकार उसने रॉयल फैमिली की सबसे महत्वपूर्ण कल्टीवेशन टेक्निक सुप्रीम गोल्ड स्क्रिप्चर का अभ्यास शुरू कर दिया। एक 9th रैंक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत मुश्किल से मिडिल स्टेज स्पिरिट प्लेटफॉर्म कल्टीवेटर के बराबर होती थी, लेकिन सुप्रीम गोल्ड स्क्रिप्चर का अभ्यास करने वाला इंसान सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं पाता था, बल्कि उसकी ताकत ट्रांसेंडिंग कैलामिटी एक्सपर्ट तक को टक्कर दे सकती थी। और ये भी इसकी असली सीमा नहीं थी, लेकिन इतनी ताकत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। इतिहास में न जाने कितने प्रिंसेस इसी कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे, मगर आज कल्टीवेशन करते समय गुशी को अपने शरीर में कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी बेहद आक्रामक ट्रू एनर्जी अचानक से बहुत ही कोमल और शांत हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी डैनेटियन के अंदर ट्रू एनर्जी लगातार कंप्रेस हो रही है और इससे उसे पहले कभी ना महसूस हुआ ऐसा सुकून मिलने लगा। वो पूरी तरह कल्टीवेशन में डूब चुकी थी, इसलिए उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि उसकी जेब में रखे तीनों तांबे के सिक्के हल्की सफेद रोशनी छोड़ रहे थे और वो रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही थी। जैसे ही वो सफेद रोशनी पूरी तरह गायब हुई, गुशी की कल्टीवेशन में भी एक अजीब बदलाव आ गया। उसकी डैनेटियन के अंदर मौजूद ट्रू ची अचानक बेकाबू होकर उफान मारने लगी। मैं मरने वाली हूँ। बेहोश होने से पहले उसके मन में बस यही आखिरी ख्याल आया। इसी समय ग्रेट जो डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस में गु लॉन्गचेंग प्राइम मिनिस्टर छिन शियाओ की तरफ देखकर बोले, तुम्हारे हिसाब से 1000 बर्ड सेक्ट के नष्ट होने के बाद बेइये सिटी कितने रिसोर्सेज अपने पास रखेगा? छिन शियाओ ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मेरे हिसाब से कम 10%। गु लॉन्गचेंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेइये सिटी का सिटी लॉर्ड एक बेहतरीन कमांडर है। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि वो इससे भी ज्यादा रिसोर्सेज ले जाए। अफसोस, अगर वो रिसोर्सेज मेरे पास भी रहे तो आखिर में नेशनल ट्रेजरी में धूल ही खाते रहेंगे।
ग्रेट जो का नेशनल ट्रेजरी 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। पहली परत में साधारण स्पिरिट स्टोन्स, पैसा और अनाज रखा जाता था, लेकिन दूसरी परत से शुरू होकर असली कल्टीवेशन रिसोर्सेज रखे जाते थे। उन परतों में सामान रखना तो आसान था, लेकिन उन्हें खोलकर बाहर निकालना बेहद मुश्किल था और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। छिनशियाओ ने हैरानी से पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आप अभी तक दूसरी परत नहीं खोल पाए? ऐसा कैसे हो सकता है? गुलोंगचेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इंपीरियल जेड सील अधूरा है, उसके बिना मैं उसे कैसे खोलूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि नेशनल ट्रेजरी के अंदर मार्शल आर्ट्स इमॉर्टैलिटी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। 10,000 साल पहले मार्शल आर्ट्स इमॉर्टल पाथ से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब मार्शल आर्ट्स ने इमॉर्टल्स को भी दबा दिया था। ये सुनकर छिनशियाओ गहरी सोच में पड़ गया। उसे भी पता था कि सुप्रीम गोल्ड स्क्रिप्चर का अभ्यास करने वाले रॉयल फैमिली के सदस्य ही इंपीरियल जेड सील के गायब टुकड़े का पता लगा सके थे, लेकिन हजारों सालों में अनगिनत प्रिंसेस इस कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से मर चुके थे। उसने गंभीर स्वर में पूछा, योर मैजेस्टी, क्या सुप्रीम गोल्ड स्क्रिप्चर सच में काम करती है? गुलोंगचेंग सिर्फ मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक इंपीरियल जेड सील हल्की रोशनी से चमक उठा। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, रॉयल फैमिली का कोई सदस्य सुप्रीम गोल्ड स्क्रिप्चर का अभ्यास करते हुए इंपीरियल जेड सील के खोए हुए टुकड़े के संपर्क में आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल गुलोंगचेंग ने तुरंत इंपीरियल डिक्री जारी कर दिया कि 7 दिनों के अंदर सभी प्रिंसेस वापस राजधानी लौट आएं, जिसमें 6th प्रिंसेस भी शामिल होगी। उसने शियर को सुप्रीम गोल्ड स्क्रिप्चर सिर्फ इसलिए सीखने दी थी ताकि वो ग्रेट जो की किस्मत का आशीर्वाद पाकर पूरी जिंदगी सुरक्षित रह सके। लेकिन अगर शियर सच में इंपीरियल जेड सील का खोया हुआ टुकड़ा ढूंढ चुकी थी, तो उसे मानव जाति की पहली फीमेल एम्परर बनने देने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। तभी छिनशियाओ ने घबराकर पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आपको रॉयल एंसेस्टर की वो आज्ञा याद है? लेकिन गुलोंगचेंग ने बिल्कुल परवाह नहीं की और बोला, सिंहासन किसी को देना ही तो है, मैं सत्ता का भूखा इंसान नहीं हूं। ग्रेट जो का एंसेस्टर रूल साफ कहता है कि जिस दिन रॉयल फैमिली का कोई सदस्य इंपीरियल जेड सील का खोया हुआ टुकड़ा ढूंढ लेगा, उस दिन मौजूदा एम्परर बिना किसी शर्त के अपना सिंहासन छोड़ देगा। उसी समय बेइये सिटी में बेहोश पड़ी गुशी एक अजीब सपना देख रही थी। सपने में उसने देखा कि लिन यू वानहुआ पैविलियन में अपना अद्भुत टैलेंट दिखा रहा है और वुया अकेडमी में सिर्फ 7 कदम चलते हुए एक महान कविता लिख देता है। उसने 4 सेंटेंसेस ऑफ हेंगचू लिखी और सभी कंफ्यूशन सेजेस उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। सपने में गुशी 7 किंगडम्स की मैरिज अलायंस से भी बच निकलती है और दुनिया घूमने का फैसला करती है, लेकिन लिन यू की मदद से वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आखिरकार सिंहासन तक पहुंच जाती है। हेवनली मिस्ट्री एल्डर के मार्गदर्शन में उसे इंपीरियल जेड सील का खोया हुआ टुकड़ा मिल जाता है। वो मार्शल आर्ट्स के गोल्डन एज को फिर से वापस ले आती है और ग्रेट जो को हमेशा के लिए एक इटर्नल होली डायनेस्टी में बदल देती है। लेकिन ग्रेट जो की बढ़ती ताकत देकर डेमन रेस डर जाती है। अनगिनत डेमन्स मानव भूमि पर हमला कर देते हैं। गुशी सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स का नेतृत्व करते हुए डेमन्स के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ती है। उसी दौरान ईवल कल्टिवेटर्स भी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जियांगचे उनकी अगुवाई करते हुए एक एक शहर का नरसंहार करता जाता है और पूरी दुनिया को डर में डुबो देता है। आखिरकार गुशी इमॉर्टल सेक्ट्स की मदद लेकर जियांगचे को दबा देती है और उसे डेमन रेस की तरफ भागने पर मजबूर कर देती है। उसे लगा कि अब जियांगचे की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ ही समय बाद जियांगचे फिर लौट आया और इस बार उसके साथ 10 लाख डेमन्स की विशाल सेना थी। गुशी ने अपनी आंखों से जियांगचे के किए हुए अनगिनत अत्याचार देखे। आखिर में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जहां एक ह्यूमन, एक डेमन और एक मॉन्स्टर पूरी दुनिया के सबसे ऊपर खड़े थे। मॉन्स्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब जीवों को अपनी उंगलियों पर नचाकर कैसा लग रहा है? ह्यूमन और डेमन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर साथ साथ खड़े हो गए। दिव्य ऑरा से घिरा ह्यूमन कल्टिवेटर हल्का सा हंसा और बोला, अगर तुम मर जाओगे तो इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। डेमन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास मुझे मारने की ताकत ही नहीं है। अगले ही पल तीनों की विनाशकारी शक्तियां आपस में टकराईं और पूरा संसार उस टक्कर में समा गया। गुशी आगे का दृश्य देखना चाहती थी, लेकिन उस भयानक दबाव को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी। उसकी चेतना धीरे धीरे डूबने लगी और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। होश में आते ही उसने सिर घुमाकर देखा तो उसके बिस्तर के चारों तरफ कई लोग खड़े थे। उसके पिता, उसका तीसरा भाई प्रिंस ऑफ यान, बेइये सिटी का सिटी लॉर्ड, अंकल चेन और यहाँ तक कि कई इमॉर्टल सेक्ट्स के डिसाइपल्स भी वहां मौजूद थे। गुलोंगचेंग ने जैसे ही गुशी को होश में आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? क्या मैं पिल सेक्ट के किसी डिसाइपल को बुलाऊं ताकि वो तुम्हारी जांच कर सके? गुशी ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो बस थोड़ी देर सो गई थी, इतनी बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गुलोंगचेंग ने जब देखा कि गुशी पूरी तरह सुरक्षित है, तब जाकर उसने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। गुशी हैरान रह गई, क्या सिर्फ एक झपकी नहीं थी? मैं पूरे 1 महीने से भी ज्यादा समय तक बेहोश रही। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं बस एक सपना देख रही थी। तभी गुलोंगचेंग ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को रुकने का इशारा किया और गंभीर आवाज में पूछा, दाओशियर, सच सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी? क्या किसी ने तुम्हें कोमा में पहुंचा दिया? गुशी ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं, मेरी कल्टीवेशन के दौरान गलती हो गई थी। मेरी ट्रू एनर्जी हमेशा की तरह उग्र और बेकाबू रहने के बजाय अचानक बहुत शांत हो गई। मुझे लगा कि यही सही मौका है, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं और उसे डैंटियन की तरफ इकट्ठा होने दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक पलटकर मुझ पर ही हमला कर देगी। उसी वजह से मैं बेहोश हो गई। यह सुनते ही गुलोंगचेंग का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पूछा, शियर, कल्टीवेशन शुरू करने से पहले तुम किन लोगों के संपर्क में आई थी? गुशी कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे धीरे बोली, 1000 बर्ड सेट को खत्म करने के बाद मैं बुरी तरह घायल हो गई थी। तभी 2 एकांत में रहने वाले मास्टर्स ने मेरी जान बचाई थी। उसके बाद मेरी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई थी। गुलोंगचेंग के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। उन 2 लोगों के बारे में वो पहले से जानता था जिन्होंने उसकी बेटी की जान बचाई थी। जहां तक उस बूढ़े भिखारी की बात थी, गुशी के बेहोश रहने के दौरान शियाओ युन उसका जिक्र कर चुका था और गुलोंगचेंग ने तुरंत उन दोनों को ढूंढने के लिए लोगों को भेज भी दिया था। उसने शांत स्वर में कहा, उनमें से एक असल में ड्रैगन था।
ग्रेट जो और ड्रैगन्स हमेशा से दुश्मन रहे हैं, लेकिन उस ड्रैगन ने तुम्हारी जान बचाई और इतना बड़ा पुण्य कमाया है कि हम उसकी असली पहचान को अनदेखा कर सकते हैं। जिसने तुम्हें बचाया वही ड्रैगन रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े भिखारी का मुझे अब तक कोई पता नहीं चला। ड्रैगन का नाम सुनते ही गुशी की आंखें चमक उठीं। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वही ड्रैगन था जो उसके सपने में दिखाई दिया था? क्योंकि उस सपने में इंपीरियल जेड सील का टुकड़ा ठीक उसी जगह मिला था जहां एक ड्रैगन की मृत्यु हुई थी। उसी टुकड़े को पाने के बाद ग्रेट जो मार्शल आर्ट्स के स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया था। अब वो सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उसके पिता और बाकी लोग इस समय कहाँ हैं, ताकि वो ये पक्का कर सके कि जो कुछ उसने सपने में देखा था क्या सब कुछ उसी तरह हो रहा है। गुलोंगचेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। दोनों को सिटी लॉर्ड्स मेंशन में बुलाया गया है, जब चाहो उनसे मिल सकती हो। उसी समय सिटी लॉर्ड्स मेंशन के पिछवाड़े में मैं सामने खड़े बूढ़े आदमी की तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुमसे साफ कहा था कि उसे मत बचाओ, बिल्कुल मत बचाओ, बूढ़े खूसट। अब देखो कैसी मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। अगर बचाना ही था तो सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस को बचाते, उसे पूरी तरह होश में क्यों रखा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस दिन गुशी पूरी तरह बेहोश नहीं थी। अगर पहले से पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उसे बचाता ही नहीं। आओ शुन बस मुस्कुराया और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर हंसते हुए बोला, गलती तो सच में उसी की थी, लेकिन उसे पूरी तरह दोष भी नहीं दे सके। उस समय गुशी मौत के बिल्कुल किनारे पर थी। उसकी जीने की इच्छा को दबाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और वैसे भी इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हमें यहाँ सिर्फ बुलाया गया है, हमारी आजादी छीनी नहीं गई। वो लोग बस प्रिंसेस के जागने का इंतजार कर रहे हैं ताकि खुद आकर धन्यवाद कह सकें। फिर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों भागना चाहते हो। यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, रहने की पूरी आजादी है और आराम की जिंदगी है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम क्या जानो, एक रो कल्टीवेटर जो अल्केमी में माहिर हो और दूसरा इतना बड़ा डेमन जिसने अपार पुण्य कमाया हो। गुशी जैसी भोली लड़की हमें जरूर ग्रेट कॉन्टिनेंट तक घसीट कर ले जाएगी और मुझे उसके साथ जाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। आउशन और भी उलझ गया। इसमें बुरा क्या है? ग्रेट जो के अधिकारी बन जाओगे, पूरे देश का नेशनल फॉर्चून मिलेगा। मैंने होंठ सिकोड़ लिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, उसके लिए काम करना इतना थका देने वाला है कि वहां तो कोई कुत्ता भी नौकरी नहीं करेगा। गुशी भले ही एक अच्छी एम्प्रेस बने, लेकिन एक अच्छा एम्परर आखिर में सिर्फ नाम का मुखिया होता है। सारा काम नीचे वालों को ही करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में लिन यू भी जरूर इसमें शामिल होगा। दरवाजे के बाहर खड़े गुलोंगचेंग ने यह सब सुन लिया था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव उभर आया। उसने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम पहले से उसे जानती हो? इतनी गहरी नाराजगी तो 10-20 साल में भी नहीं बनती। शियर हमेशा से समझदार रही है, फिर ये लड़का उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहा है? तभी गुशी धीरे धीरे आगे बढ़ी और दूर खड़े उस नौजवान को चुपचाप देखने लगी। अगर पहले कोई उसके सामने इस तरह उसे कोसता तो वो बिना सोचे तुरंत जाकर उसे थप्पड़ मार देती, लेकिन उसके सपने में भी एक ऐसा इंसान था जो हर मुलाकात में उसे इसी तरह डांटता और कोसता था। यहाँ तक कि बोलने का अंदाज भी सामने खड़े इस लड़के जैसा ही था। उसे देखते देखते गुशी कुछ पल के लिए खो गई और बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाई, डेमन जाने वाला है। आंगन के अंदर मैं अचानक वहीं जम गया और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए मुझे अपने ही कानों पर यकीन नहीं हुआ। डेमन, यही नाम था जिससे पिछले जन्म में इंसानों ने मुझे पुकारा था, लेकिन इस जन्म में तो मैं अभी डेमन बना ही नहीं था। फिर उसे मेरी असली पहचान कैसे पता चल सकती है? तभी किसी ने हैरानी से पूछा, योर हाइनेस, क्या आपने अभी जियांगचे को डेमन कहा? गुशी घबरा गई और तुरंत सिर हिलाकर बोली, नहीं, तुमने गलत सुना। वो सब उस सपने की वजह से हुआ। जब मैं बेहोश थी तब सपने में जियांगचे हर बार उससे मिलते ही उसे बेवकूफ कहकर बुलाता था। सामने खड़े इस लड़के का नाम भी जियांगचे है, इसलिए मैंने गलती से उसे उसी इंसान की तरह समझ लिया। इतना कहकर उसने तुरंत बात बदल दी और आउशुन की तरफ मुड़कर सम्मान से बोली, सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस दिन आप नहीं होते तो मैं उस विस्फोट में मर चुकी होती। आउशुन मुस्कुराया, मैंने तो बस छोटी सी मदद की थी, लेकिन अगर सच में किसी ने तुम्हारी जान बचाई है तो वो जियांगचे है। अगर उसने समय रहते टॉप ग्रेड मेरिडियन ओपनिंग पिल और सोल रिप्लेनिशिंग पिल तैयार न की होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। यह सुनते ही गुलोंगचेंग स्तब्ध रह गया। उसकी नजरें धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उनमें उत्साह भरने लगा। इतनी कम उम्र और इतनी अद्भुत अल्केमी टैलेंट, पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट जैसा शक्तिशाली सेक्ट भी शायद ऐसा जीनियस तैयार नहीं कर सकता था। अगर ऐसा इंसान ग्रेट जो के लिए काम करे तो उन्हें भविष्य में पिल सेक्ट के आगे हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने मुस्कुराकर पूछा, युवा भाई, क्या तुम ग्रेट जो की सेवा करने में रुचि रखते हो? मैंने आउशुन की तरफ देखा और मन ही मन उसे खूब कोसा। फिर हल्की झिझक के साथ बोला, योर मेजेस्टी। कुछ पल रुकर मैंने सिर हिलाया। मेरा सपना हमेशा से दुनिया घूमने का रहा है, बाकी किसी चीज में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। गुलोंगचेंग हंस पड़ा। किसने कहा कि ग्रेट जो की सेवा करने के बाद तुम दुनिया नहीं घूम सकते? भले ही हम इमॉर्टल सेक्ट्स जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास भी काफी रिसोर्सेज हैं। मैं तुम्हें ड्रैगन क्लाउड वॉरशिप दे सकता हूँ। वो एक ही दिन में 10 लाख मील की दूरी तय कर सकती है। इतना बड़ा खजाना मिल जाए तो जहां चाहो जब चाहो जा सकते हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि मेरी नजर गुशी पर पड़ी। उसने मेरी झिझक समझ ली और तुरंत आगे बढ़कर बोली, पिताजी, उन्होंने सिर्फ एक पिल बनाई है, उसके लिए इतना बड़ा इनाम देने की जरूरत नहीं है। जब गुलोंगचेंग ने देखा कि मेरा ग्रेट जो में शामिल होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है तो उसने मुझे मजबूर नहीं किया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो तुम ग्रेट जो की सेवा नहीं करना चाहते, फिर भी मेरी बेटी की जान बचाई। इसके बाद उसने गुशी की तरफ देखा, बेटी, क्यों ना तुम इसकी तरफ से कोई इनाम मांग लो? यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। प्रिंसेस की जान बचाना तो मेरा फर्ज था। आओ शुन, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो क्यों ना तुम ही हिज मेजेस्टी से मांग लो। आओ। शुन पूरी तरह चौंक गया। उसने तो जियांगची को सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि खुद किसी मुसीबत में न फंस जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने एम्परर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या मुझे नदी के रास्ते अपनी यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है? उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरा आंगन एकदम शांत हो गया।
क्योंकि किसी ड्रैगन की रिवर जर्नी ही उसे ट्रू ड्रैगन बनने के रास्ते पर ले जाती थी। लेकिन जब भी कोई रिवर ड्रैगन धरती पर अपनी यात्रा करता, हजारों मील तक बाढ़ फैल जाती और रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती। ऐसी हालत में गुशी लोंगचेंग के लिए इस अनुरोध को स्वीकार करना नामुमकिन था। वो मना करने ही वाला था कि तभी गुशी ने उसे रोक दिया। मैं इसकी अनुमति देती हूँ। गुलोंगचेंग के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दी। तभी गुशी ने सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए धीरे से कहा, उस सीनियर के शरीर में इंपीरियल सील का एक फ्रैगमेंट मौजूद है, इसलिए हमें सिर्फ उसकी ट्रिब्यूलेशन के दौरान उसकी रक्षा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके सफल होने के बाद उसे एक ऊंचा पद और सम्मानजनक उपाधि भी देनी होगी, ताकि वो हमेशा के लिए ग्रेट जो की डेस्टिनी से बंध जाए। मुरोंगचेंग ये बात सुनकर हल्की सी उत्साह से कांप उठा। फिर उसने आओ शोन की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, जब तुम ड्रैगन पाथ पर चलोगे तब ग्रेट जो की सेना हर समय तुम्हारे साथ चलेगी। वो तुम्हारी मदद भी करेगी और ग्रेट जो के लोगों की रक्षा भी करेगी। दूसरी, जब तुम सफलतापूर्वक ड्रैगन बन जाओगे तब तुम्हें ग्रेट जो का ट्रू ड्रैगन बनकर इस देश की रक्षा करनी होगी और इसकी समृद्धि हमेशा के लिए सुनिश्चित करनी होगी। आओ शुन ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गुलोंगचेंग इतनी आसानी से मान जाएगा। तभी अचानक उसके दिमाग में 1000 साल पुरानी एक याद उमड़ पड़ी। उस समय एक भयानक बाढ़ आई थी। वो पहाड़ों का सहारा लेते हुए तेज बहाव के उल्टी दिशा में आगे बढ़ रहा था। बस मंजिल तक पहुंचने ही वाला था कि उसके सामने आग की लपटों से घिरी एक भयानक बर्निंग लीजन आकर खड़ी हो गई। जहां जहां वो सेना गुजरती वहां के पहाड़ और नदियां तक भाप बनकर उड़ जाते। उस वक्त आओ शुन ने आसमान में उड़कर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उस सेना के सबसे आगे चल रहे आग की लपटों में लिपटे व्यक्ति ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाली और उसी एक नजर ने उसे वापस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, एक मामूली ड्रैगन होकर भी हमारे रास्ते में आने की हिम्मत करता है? अगली बार ऐसा हुआ तो बिना दया किए तुम्हें मार डालूंगा। उस समय आओ शुन पहले ही वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हुआ कि अगर उसने पीछे हटने में जरा भी देर की तो वो खुद भी उस पहाड़ी बाढ़ की तरह भाप बनकर गायब हो जाएगा। सिर्फ उस एक नजर ने उसकी सोल को गंभीर चोट पहुंचा दी थी और उसी वजह से वो आनपिंग विलेज में आकर एकांत जीवन बिताने लगा था। अपनी यादों से बाहर निकलते हुए आओ शुन ने उत्साहित होकर सिर हिला दिया। आखिर अब पूरे ग्रेट जो की ताकत उसकी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने वाली थी। अगर वो ग्रेट जो का ट्रू ड्रैगन बनकर इस राष्ट्र की रक्षा करेगा और पूरे देश की आस्था और ऑफरिंग्स प्राप्त करेगा, तो जैसे जैसे ग्रेट जो मजबूत होता जाएगा उसके लिए इमॉर्टल बनना भी कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। मामला तय होने के बाद गुशी मेरे पास आया और हम दोनों आंगन के बाहर टहलने निकल गए। हम दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहे। गुशी ने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ भौं उठाई और बोला, ब्रदर जियांग, तुम्हारी मौजूदा कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 300 साल होगी, लेकिन सिर्फ 20 साल के अंदर ग्रेट जो पूरे संसार की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्या तुम मेरे साथ मिलकर ह्यूमैनिटी का स्वर्ण युग देखना चाहोगे? मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा और कहा, प्रिंसेस, लोगों को ऐसे बेवकूफ मत बनाया करो। 20 साल में सारे राज्यों को ये करना नामुमकिन है। मैं अब तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलूंगा। अलविदा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, गुशी हंस पड़ा। उसने कहा, दुनिया के सारे मॉडल्स ह्यूमन एम्परर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तुम कल्टीवेटर जरूर हो, लेकिन जब तक तुम लाइफ एंड डेथ स्टेज तक नहीं पहुंचे हो, मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूं। अब भी जाना चाहते हो? मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने धीरे धीरे पलटकर गुशी की तरफ देखा, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल सच थी। अपने चरम पर ह्यूमन एम्परर पूरे ग्रेट जो के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को ढूंढ सकता था। लाइफ एंड डेथ स्टेज वाले तो छोड़ो, जो लोग इमॉर्टल भी नहीं बने थे और खुद को पूरी तरह छिपा लेते थे, उन्हें भी ढूंढ निकाला जाता था। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैंने उसे बेबसी से देखा और कहा, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? ये तो एहसान का बदला दुश्मनी से देने जैसा हुआ। गुशी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ग्रेट जो तुम्हारा स्वागत करता है। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, बस, मैं ग्रेट जो में शामिल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन इंपीरियल पैलेस में रहने नहीं आऊंगा। अगर किसी पिल की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। दूसरी तरफ गुशी सीधे गु लोंगचेंग के पास पहुंचा और बोला, फादर जियांगचे ने ग्रेट जो में शामिल होने की बात मान ली है, लेकिन मैंने उससे थोड़ी धमकी भरे अंदाज में बात की थी। मुझे डर है कि वो भाग सकता है, इसीलिए बेहतर होगा कि आज रात ही उसे वापस पैलेस ले आया जाए। गु लोंगचेंग ये सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, शेर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर अल्केमिस्ट एक पॉइजन मास्टर भी होता है। तुमने उसे धमकी दी? अगर उसने जहर देने की ठान ली तो हमारे पास मरने के अनगिनत तरीके होंगे। गुशी ने शांत होकर सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता वो बुरा इंसान है, और वैसे भी मैं आसानी से पहचान सकती हूँ कि किसी चीज में जहर है या नहीं। अपनी बेटी की जिद देकर गुलोंगचेंग बेबस हो गया, लेकिन आखिरकार उसने आओ शुन को यह काम सौंप दिया। आदेश मिलने के बाद आओ शुन पहले काफी देर तक हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिर उसने दांत भींचे और चुपचाप रात के अंधेरे में मेरे कमरे में घुस गया। उसने धीरे से कहा, माफ करना यंग फ्रेंड जियांग, लेकिन हिज मैजेस्टी ने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा किया है। इतना कहकर उसने मुझे बेहोश कर दिया और उसी रात मुझे राजधानी पहुंचा दिया। अगले दिन ग्रेट जो पैलेस के अंदर मैं गुस्से में अपने सिर के पीछे निकले बड़े से घूमड़ को सहला रहा था। मैंने आओ शुन की तरफ घूरते हुए कहा, आओ शुन, उम्र में इतना फर्क होने के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना और तुमने मुझे बेहोश करके उठा लिया। आओ शुन ने शर्मिंदगी से नजरें दूसरी तरफ फेर ली और बोला, इसमें मेरी क्या गलती? ये तो एम्परर का आदेश था, मैं कैसे मना करता? उसका बहाना सुनने का भी मेरा मन नहीं था। मैंने उसे सीधा बाहर निकाल दिया। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। गुशी को अपने पिछले जन्म की यादें वापस मिल चुकी थीं। उसने सैकड़ों साल तक मेरा अध्ययन किया था और जरूर मेरे बारे में कोई बड़ा राज जान चुका था, वरना वो इतनी जल्दी मुझे राजधानी वापस लाने की कोशिश कभी नहीं करता। पैलेस की एक के बाद एक ऊंची दीवारों को देखते हुए मैं चुप खड़ा रहा। आखिर ताकत, सिर्फ ताकत ही सब कुछ थी। बिना कल्टीवेशन के इंसान सच में कुछ भी नहीं कर सकता। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया।
इस दौरान ऐसा लगने लगा जैसे ग्रेट जो मुझे पूरी तरह भूल चुका हो। कभी कभी गुशी मेरे पास आता, दुनिया के हालात पर चर्चा करता और मुझसे कुछ फेल्स बनवाने की गुजारिश करता। सच कहूं तो मुझे ऐसी जिंदगी काफी पसंद आने लगी थी। मैं हर दिन तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनाता, सादा लेकिन संतुष्ट जिंदगी जी रहा था। उसी दिन दरवाजा खुला और मुस्कुराते हुए गुशी अंदर आया। यंग मास्टर जियांग, आज खाने में क्या बनने वाला है? मैंने उसकी तरफ देखा और बेबस होकर कहा, तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन तुम्हें मुफ्त का खाना खाने की ऐसी आदत लग गई है कि पिछले 1 साल से हर 10-15 दिन में यहाँ पहुंच जाती हो। गुशी ने अपनी लंबी स्कर्ट झाड़ते हुए खुशामदी मुस्कान के साथ कहा, क्या करूं? तुम्हारा बनाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि कल्टीवेशन को भी स्टेबल करता है। मैंने आंखें घुमाई लेकिन फिर भी उठकर किचन की तरफ चला गया। गुशी मुस्कुराते हुए आंगन में खड़ा रहा और बोला, जियांगचे, अकेले अकेले खाना बनाना मुश्किल होता होगा, मैं भी मदद कर देता हूँ। मैंने काले चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि ये मददगार कम और चोर ज्यादा है। किचन के अंदर मैं आराम से एक एक करके सारे व्यंजन बनाने लगा। बाहर गुशी चिड़िया की तरह लगातार बातें किए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता कि उसने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे मुझे गुस्सा आ सकता है, वो तुरंत एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो जाता। लगभग 1 घंटे बाद सबने पेट भरकर खाना खाया। गुशी ने खुशी से अपना पेट थपथपाया और बोला, जियांगचे, तुम्हारा खाना तो इंपीरियल शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, वैसे आज मैं सिर्फ खाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। मुझे लगा फिर से पिल्स की बात होगी, इसलिए मैंने सीधे पूछा, इस बार कौन सी पिल्स चाहिए? गुशी ने सिर हिलाया। इस बार बात पिल्स की नहीं है। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो थोड़ा पास आकर धीमी आवाज में बोला, शाओजियान सेक्ट में कुछ बड़ा हुआ है। बैदवान माउंटेन पर लिन्यू पकड़ा गया है और ऐसा लगता है कि उसका डेमन रेस से संबंध है। क्या तुम मेरे साथ चलकर देखना चाहोगे? उसी समय बायुन पी के अंदर रो सिवेई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मास्टर छिंग्युए के सामने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली, मास्टर, क्या इसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? जूनियर ब्रदर ऐसा नहीं कर सकता। कृपया उसे एनफोर्समेंट हॉल मत भेजिए। जब आपने पहले सीनियर ब्रदर को एनफोर्समेंट हॉल भेजा था, तब वो हम सबसे पूरी तरह निराश हो गए थे। छिंग्युए ने सख्त आवाज में कहा, बस ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानबूझकर एनफोर्समेंट हॉल भेजना चाहता हूं, लेकिन उसने सच में हद पार कर दी है। इस ट्रायल के दौरान बारिश वाली टीम को छोड़कर मैंने बाकी हर टीम का रास्ता बदल दिया था। फिर आखिर पुराने रास्तों पर फ्लोटिंग आइस कैसे फैल गई? ये सुनते ही रुओ सिवेई स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जूनियर ब्रदर सच में डेमन रेस के साथ मिल सकता है। लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर मास्टर छिंग्युए की तरफ देखा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज, जूनियर ब्रदर से गलती हो गई होगी, वो बस एक पल के लिए भटक गया होगा, उसे एनफोर्समेंट हॉल मत भेजिए। छिंग्युए ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे अचानक जियांगचे की वो जिद्दी और दर्द से भरी शक्ल याद आ गई, जब उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे भी एनफोर्समेंट हॉल भेजा गया था। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्यों? जब मैं शियाओचे को एनफोर्समेंट हॉल ले गया था, तब तुमने उसके लिए एक बार भी गुहार क्यों नहीं लगाई? लिन्यू तो यहाँ सिर्फ कुछ साल पहले आया है। आखिर उसने तुम सबको कौन सी जादुई दवा पिला दी? रुओ सिवेई ने सिर उठाया और उदास मुस्कान के साथ बोली, जब भी मैं मुसीबत में पड़ती थी, सीनियर ब्रदर मुझे बिगाड़ते भी थे और मेरी हर समस्या हल भी कर देते थे। कल्टीवेशन में कोई दिक्कत आती तो वही मुझे सिखाते थे। धीरे धीरे मैं उनसे प्यार करने लगी, लेकिन मैंने कितने ही इशारे किए, उन्होंने मुझे हमेशा सिर्फ अपनी छोटी बहन, अपने परिवार का हिस्सा समझा। उनके दिल में मेरे लिए कभी वैसी भावना नहीं थी। लेकिन जूनियर ब्रदर अलग है। उसने दुनिया देखी है, जिंदगी की गर्मी और ठंड दोनों झेली है, और आज वो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है। ऐसे में मैं उसके लिए गुहार कैसे न लगाऊं? छिंग्युए पूरी तरह खामोश हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिवेई कभी शियाओचे से प्यार करती थी, लेकिन आज वही लड़की उस लिन्यू के लिए रो रही थी जिसने शियाओचे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिरकार छिंग्युए ने ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जाओ, लिन्यू को मैं पहले ही एनफोर्समेंट हॉल भेज चुका हूं। कुछ ही देर बाद एनफोर्समेंट हॉल के अंदर छिंग्युए ने लिन्यू की तरफ गंभीर नजरों से देखा और धीरे से पूछा, अब भी कुछ कहना या समझाना बाकी है? लिन्यू कड़वी मुस्कान के साथ बोला, जब पूरा खेल ही मुझे फंसाने के लिए रचा गया है, तो अब सफाई देने का क्या फायदा? जिक्सियाओ स्वॉर्ड सेक्ट में उसका सबसे बड़ा सहारा चिंग्यू थी, लेकिन अब वही उसके खिलाफ जाल बिछा चुकी थी। ऐसे में चाहे वह कितनी भी सफाई दे देता, कोई उसकी बात मानने वाला नहीं था। चिंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे मास्टर डिसाइपल रिश्ते का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। लिन्यू, या तो खुद अपनी जान ले लो या फिर मेरे साथ डेमन केव चलो। लिन्यू ने शांत निगाहों से चिंग्युए की तरफ देखा और बोला, मास्टर, मैं इतने सालों से आपके साथ रहा हूं, क्या आपके दिल में मेरे लिए जरा भी मास्टर डिसाइपल का स्नेह नहीं बचा? वह बस जीने का एक मौका चाहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके मास्टर के दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी सी भावना बाकी हो। चिंग्युए कुछ देर तक उसे देखती रही और आखिरकार उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, भविष्य अभी हुआ नहीं है, शायद उसे सच में बदला जा सकता है। शाओचे, तुम क्या सोचते हो? लेकिन इस वक्त उसके बगल में खड़ा इंसान असली जियांगचे नहीं था। वह सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट पपेट था जिसे जियांगचे ने सेक्ट छोड़ने से पहले सिस्टम से एक्सचेंज किया था। पपेट ने शांत स्वर में कहा, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी दयालुता का फायदा किसी को उठाने देना कभी सही नहीं होता। इतना कहकर पपेट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चिंग्युए के चेहरे पर हल्का सा अंधेरा छा गया, लेकिन फिर भी वह हॉल के सामने खड़े सेक्ट मास्टर फेंग की तरफ मुड़ी और बोली, सेक्ट मास्टर फेंग, शाओयू आखिर मेरा डिसाइपल है, उसकी सजा मैं खुद स्वीकार करती हूँ। यह देखकर मैं चुपचाप भीड़ से निकल गया, क्योंकि जब चिंग्युए खुद लिन्यू की सजा अपने ऊपर लेने को तैयार थी, तो इस पूरे मामले को सिर्फ एक गलतफहमी मानकर खत्म करना ही पड़ता। दूसरी तरफ सिस्टम स्पेस के अंदर सिस्टम गुस्से से पागल हो चुका था। ये चिंग्युए सच में बेवकूफ है। अगर अभी लिन्यू को मार देती तो हेवन एंड अर्थ की सैक्रिफाइस वाली उसकी पूरी योजना बुरी तरह पीछे चली जाती। जितना ज्यादा वह सोचता, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता गया। आखिर उसने एक बेहद निर्दयी फैसला लिया। उसने अपने पास छिपाकर रखे पूरे 3 लाख डेस्टिनी पॉइंट्स एक ही बार में खर्च कर दिए, ताकि चिंग्युए की प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज जाग जाएं। तब तक एनफोर्समेंट हॉल के सभी डिसाइपल जा चुके थे। वहां सिर्फ सेक्ट के बड़े एल्डर्स और लिन्यू बचे थे। चिंग्युए सबकी तरफ देखने के बाद कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक अनगिनत यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। मास्टर, आपका धन्यवाद। अगर आप ना होती तो मैं शायद जियांगचे के हाथों बहुत पहले मर चुका होता, और अगर आप ना होती तो हेवन एंड अर्थ की महान सैक्रिफाइस भी कभी पूरी नहीं कर पाता। खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद चिंग्युए ने ठंडी आवाज में पूछा, तो मेरी बेइज्जती और शाओचे के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी ही साजिश थी?
लिन्यू मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, जियांगचे का टैलेंट इतना असाधारण था कि मुझे शक हो गया था कि वही असली चोजन वन है। अगर हेवनली दाओ उसकी रक्षा न कर रहा होता तो मैं कभी जिंदा नहीं बचता। लेकिन सौभाग्य से आप थीं। आपने ही उसे पूरी तरह निराशा में धकेला, आपने ही दुनिया को बचाने के उसके विश्वास को तोड़ दिया, और आपने ही मुझे वो मौका दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। अपनी मौत के करीब पहुंच चुकी मास्टर को देखते हुए लिन्यू धीरे धीरे उसके पास आया। मैंने कभी आपको सैक्रिफाइस करने का इरादा नहीं बनाया था, लेकिन अफसोस है हेवनली दाओ को पूरी तरह डिवोर करने से पहले मुझे अभी सिर्फ एक आखिरी कदम और बढ़ाना है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लिन्यू को कभी भी खुद को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं था। उसके दिल में वह किसी भी दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेता था। भले ही इस दुनिया के सभी जीव डिवोर किए जा चुके थे, फिर भी कोई अनहोनी हो सकती थी। चिंगुए ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, इस दुनिया ने भी तुम्हें सब कुछ दिया, फिर तुमने अरबों मासूम लोगों का कत्ल कैसे कर दिया? लिन्यू ने स्पिरिचुअल फ्लेम्स से चिंगुए को रिफाइन करते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ हाँ, तो फिर जियांगचे का क्या? उसने भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, है ना? उसने तुम्हें न जाने कितनी बार मौत से बचाया। वह पूरी दुनिया का दुश्मन बनने को तैयार हो गया, सिर्फ इस दुनिया की रक्षा करने के लिए। लेकिन आखिर में उसी इंसान की जान तुमने अपनी तलवार से ले ली। मैंने तो बस तुम्हारे साथ वही किया है जो तुमने कभी उसके साथ किया था। यह सुनते ही चिंगुए पूरी तरह जड़ हो गई। जो थोड़े बहुत लोग अभी भी होश में थे वे भी सन्न रह गए। उन सबके दिमाग में एक ही तस्वीर उभर आई, अंतहीन अंधेरे के सामने अकेला खड़ा एक नौजवान। तब उन्हें समझ आया कि उसके पीछे फैला अंधेरा ही असल में रोशनी था, और आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके अपने पिछले फैसलों का नतीजा था। बहुत से लोग खामोश हो गए। तभी एक तरफ खड़ी चिंगुए अचानक पागलों की तरह हंसने और रोने लगी। जिस बच्चे को उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, उसी को उस दुनिया ने बर्बाद कर दिया था जिसकी रक्षा के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो श्याओचे कभी गद्दार था ही नहीं। उसकी तलवार हमेशा सिर्फ उन लोगों की रक्षा के लिए उठी जिन्हें वह बचाना चाहता था। चिंगुए की नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे श्याओचे की मौत के वक्त उसकी बेबस लेकिन शांत आंखें याद आने लगीं। उसने कड़वी मुस्कान के साथ विरोध करना छोड़ दिया और खुद को लिन्यू द्वारा रिफाइन होने दिया। अपनी आखिरी सांसों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से अतीत में लौट गई हो। श्याओचे, मैं हूं तुम्हारी मास्टर, मुझे माफ कर दो। अगर अगला जन्म हुआ तो इस बार मैं तुम पर विश्वास करूंगी। उसकी आंख के कोने से खून का एक आंसू धीरे धीरे बह निकला। अगले ही पल चिंगुए ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्या मैं तो मर चुकी थी? उसने सिर उठाकर सामने देखा। वहां कांगे था, जियांग था, सुप्रीम एल्डर भी था, और कई जाने पहचाने चेहरे उसके सामने खड़े थे। उन सबको देखकर चिंगुए ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। क्या मरने के बाद इंसान सच में लैंड ऑफ रिटर्न में लौट आता है? उसे लग रहा था कि सबकी मौत की जिम्मेदार वही है, इसलिए वह किसी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। चिंगुए को यूं खामोश खड़ा देकर लिन्यू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मास्टर आइए, मैं आपको वापस ले चलता हूँ। उसी पर लिन्यू और चिंगुए दोनों को जैसे एक साथ होश आ गया। चिंगुए के शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। एक झटके में वह लिन्यू के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसका डरावना प्रेशर उस पर गिरने वाला था, कांगहे ने हाथ उठाकर लिन्यू को पीछे खींच लिया। चिंगुए, तुम्हें क्या हो गया है? एनफोर्समेंट हॉल में तुम पहले ही लिन्यू की सजा अपने ऊपर ले चुकी हो और अब उसे मारने की कोशिश कर रही हो। बाहर अभी भी आउटर सेट के बहुत सारे डिसाइपल खड़े हैं। क्या तुम पूरे सेट के सामने खुद को शर्मिंदा करना चाहती हो? चिंगुए ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना सिर झुकाकर अपनी हथेली की तरफ देखा। उसके हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी लहरें मार रही थी। क्या कोई मरा हुआ इंसान भी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है? तभी यादों की एक और लहर उसके दिमाग में दौड़ गई। पहले तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। उसे समझ आ गया कि उसने जो कुछ अभी देखा वह उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थीं। उसने कांघे के पीछे खड़े लिन्यू की तरफ बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से देखा और बोली, लिन्यू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। अभी तुम सिर्फ लिन्हाई रियल्म में हो। अगर मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूं तो वो सारी यादें कभी हकीकत नहीं बनेंगी। चिंगुए के इतना कहते ही सेक्ट के फॉरबिडन ग्राउंड से पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड बिजली की तरह उड़ती हुई आई और सीधे उसके हाथ में आकर रुक गई। सभी एल्डर्स के चेहरे बेहद जटिल हो गए। पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड ने उसके फैसले को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि चिंगुए अपने ही डिसाइपल को मारने का फैसला कर चुकी है। एक एक करके सभी एल्डर्स उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका रास्ता रोक लिया। चिंगुए की पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड हमेशा दुश्मनों का अंत करने के लिए उठी थी, और इस समय उसकी नजरों में लिन्यू पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। 1000 साल बाद जियांगचे का वह दर्दनाक अंत याद करते हुए, जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, चिंगुए की किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा भयानक होती चली गई। भीड़ के पीछे खड़ा लिन्यू अच्छी तरह समझ चुका था कि उसका मास्टर सच में उसे मारना चाहता है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। अगर मास्टर उसे मारना ही चाहता था तो फिर लॉ एनफोर्समेंट हॉल में उसकी जगह सजा अपने ऊपर लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था? उधर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान थे। भले ही चिंगुए उनकी ही रियलम का कल्टिवेटर था, लेकिन उसके पास पर्पल क्लाउड डिवाइन स्वॉर्ड थी। अगर उसने उस तलवार से पर्पल क्लाउड डिवाइन थंडर छोड़ दिया तो शायद वे सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। अगर वह इतनी दूर जाने को तैयार था तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण जरूर था। चिंगुए ने बिना एक शब्द बोले अपनी किलिंग इंटेंट फैला दी, अपनी तलवार बाहर निकाली और धीरे धीरे लिन्यू की तरफ बढ़ने लगा। हालात देखकर एल्डर्स के पास बीच में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी चिंगुए ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग सच में मुझे रोकना चाहते हो? मैं इसे मारकर ही रहूंगा। उसकी भयानक किलिंग इंटेंट पूरे हॉल में तूफान की तरह फैल गई। बाहर खड़े सभी डिसाइपल्स उस दबाव को सह नहीं पाए और एक एक करके दूर भाग गए। जब एल्डर्स ने देखा कि चिंगुए किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और मौत तक लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी अपनी शक्ति वापस खींच ली। उनके मन में बस एक ही बात थी, तो क्या हुआ अगर लिन हाइजिंग अब नहीं रही? जो होना था हो चुका। अब मरने मारने की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। अगर बाद में इस खबर को दबा दिया जाए और चिंगुए की प्रतिष्ठा बचा ली जाए तो वही काफी होगा। यह सोचकर सब लोग चुपचाप रास्ते से हट गए। कांगहे ने तो सीधे लिन्यू को अपने बराबर के कल्टिवेटर की तरह मानते हुए आसपास की पूरी स्पेस ही सील कर दी, ताकि कोई भी बीच में दखल न दे सके। लिन्यू ने दर्द भरी आंखों से अपने मास्टर की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, आप सच में मुझे मारना चाहते हैं?
लेकिन चिंग्युए की नज़र में उसके चेहरे पर सिर्फ बनावटी मासूमियत और छिपा हुआ मजाक दिखाई दे रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक बेवकूफ़ है। लिन्यू ने कांपती आवाज में कहा, मास्टर, आपने ही मुझे कल्टीवेशन के रास्ते पर चलाया था। आपने ही एक साधारण इंसान से मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया। अगर आप नहीं होते तो मैं कब का। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ जैसी ठंडी अनुभूति हुई। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बिखर गई। मरते समय भी वह समझ नहीं पाया कि वर्ल्ड ऑनर्ड वन ने अचानक उसे क्यों मार दिया। चिंग्युए ने ठंडी सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, शियाओचे, मास्टर ने तुम्हारा बदला ले लिया। अब भविष्य में होने वाली कोई भी घटना कभी नहीं होगी। हल्की हल्की बारिश होने लगी और चिंग्युए चुपचाप लिन्यू का सामान उठाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सेक्ट के एक कोने में रोसी बड़ी बेबस नजरों से उस सब्स्टिट्यूट पपेट को देख रही थी जिसे मैं पीछे छोड़ गया था। उसने घबराकर पूछा, सीनियर ब्रदर, जूनियर ब्रदर ठीक रहेगा ना? पपेट ने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, कौन जाने, वैसे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रोसी की आंखें भर आईं। सीनियर ब्रदर, आप ये सब कब तक करते रहेंगे? लेकिन आप जूनियर ब्रदर को मारना क्यों चाहते हैं? पपेट ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने बस ठंडी आवाज में कहा, अगर इतनी ही चिंता है तो खुद अंदर जाकर देख लो, या फिर मुझसे सवाल सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि सबको दिखा सको कि तुम दोनों कितने करीब हो। इस समय चिंग्युए लाइफ एंड डेथ रियल्म में होने के बावजूद पूरी तरह बर्सर्क स्टेट में था। ऐसी हालत में तो पपेट क्या, उससे भी ऊपर वाले ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का कल्टिवेटर भी उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी सेट का एक डिसाइपल और चुप नहीं रह सका। उसने गुस्से में कहा, जियांग रुओ तो सिर्फ चिंग्युए इमॉर्टल वेनरेबल की चिंता कर रही है। तुम्हारा ये मतलब क्या है? क्या तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो? बस एक छोटी सी गलतफहमी हुई थी और तुमने इतनी देर तक उससे दुश्मनी पाल रखी है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अगले ही पल किसी ने उसे इतनी जोर से उछालकर फेंका कि वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उस जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर सबका ध्यान उधर गया। सबने मुड़कर देखा कि हमला किसने किया था, लेकिन अगले ही पल वहां खड़े किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आने वाले इंसान की तरफ सीधी नजर उठा सके। शिनायुए बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से गोल्डन डिसाइपल को घूरते हुए बोली, तुम ये बात कहने के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर उसने नजरें मेरे सब्स्टिट्यूट पपेट की तरफ मोड़ी। अभी कुछ पल पहले तक उसकी आंखों में जो ठंडापन था वह अचानक गायब हो गया। उसकी जगह डर, झिझक और नरमी ने ले ली। वह बिना कुछ सोचे वहीं घुटनों के बल बैठ गई। शियाओचे, मुझे पता है कि तुम इस पपेट के जरिए मेरी मौजूदगी महसूस कर सके हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। क्या तुम खुश हो? चिंग्युए लगातार बोलती जा रही थी। उसकी आवाज में विनती थी, पछतावा था और माफी की भीख थी। लेकिन पपेट मानो उसकी एक भी बात सुन ही नहीं रहा था। यह सब देखकर रोसी को लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। गाल में दर्द महसूस हुआ, लेकिन सामने का नजारा नहीं बदला। सब कुछ सच था। मास्टर सचमुच सीनियर ब्रदर के सामने घुटनों पर बैठा था। मास्टर ने सचमुच जूनियर ब्रदर को मार दिया था। उसकी आंखों से आंसू टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे। चिंग्युए रोते हुए बोला, शियाओचे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा मेरी और पूरी दुनिया की रक्षा की। अब मैं वापस आ गया हूँ। लिन्यू मर चुका है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हम फिर से पहले की तरह साथ नहीं रह सके? बिल्कुल वैसे जैसे बयून पीक पर तुम्हारे बचपन में रहते थे। इतना कहकर चिंगयुए ने हाथ बढ़ाकर पपेट के गाल को छूना चाहा, लेकिन वह पपेट जिसमें मेरी सारी यादें मौजूद थीं आधा कदम पीछे हट गया। भले ही वह सिर्फ एक पपेट था, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसके भी अपने जज्बात हों। उसने चिंग्युए की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, हालांकि मैं सिर्फ एक गुड़िया हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब भी घिन आती है। ये शब्द सुनते ही चिंग्युए का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, तुमने मुझे घिनौना कहा? क्या शियाओचे सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है? अगले ही पल उसने खुद से ही कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शियाओचे मुझे घिनौना कैसे समझ सकता है? मैंने उससे इतने पाप किए, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया था। अब मैंने लिन्यू को मार दिया है। मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। शियाओचे को तो खुश होना चाहिए। पपेट उसके शब्द सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराया। जब तुम लिन्यू की बाहों में लेटी हुई थी, उसी पल शियाओचे पूरी तरह टूट चुका था। उसी दिन तुमने उसके लड़ने की इच्छा खत्म कर दी थी। उसी दिन तुमने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया था। शिनोए खाली नजरों से उसे देखने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या अब सच में मैंने ही शियाओचे के जीने की आखिरी उम्मीद अपने हाथों से खत्म कर दी थी? इतना कहकर वह एक बार फिर पपेट के सामने घुटनों के बल बैठ गई। कृपया मुझे बता दो कि शियाओचे कहाँ है। मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पपेट ने तिरस्कार से कहा, तुमने जियांगचे को अनगिनत बार चोट पहुंचाई है और अब तुम उसकी भरपाई करने की बात कर रही हो? चिंग्युए घबराकर चिल्लाया, नहीं नहीं शियाओचे, मेरी बात सुनो। लिन्यू ने मुझे धोखा दिया था। मेरा कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। बाहर बारिश लगातार होती रही, लेकिन उसकी हालत देखकर भी पपेट के मन में जरा सी भी दया नहीं आई। उसने शांत लेकिन बेहद कड़वी आवाज में कहा, दुनिया का कोई भी इंसान उस पर शक करता तो समझ आता, लेकिन तुम्हें कभी उस पर शक नहीं करना चाहिए था। फिर भी तुमने उसे पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा कर दिया। चिंग्युए पूरी तरह जड़ हो गया, क्योंकि पपेट की कही हर बात 100% सच थी। अगले ही पल उसने खुद को बार बार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि शायद इससे शियाओचे उसे माफ कर देगा। तभी जियांग उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जिशियाओ स्वॉर्ड ने उसे 10 कदम दूर ही रोक दिया। तभी वह ताओइस्ट प्रीस्ट उस पपेट की तरफ देखने लगा जो धीरे धीरे गायब होने वाला था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से गलतियां होती हैं। शियाओचे और चिंग्युए इतने सालों तक मास्टर और डिसाइपल रहे हैं। हम सब बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। यह सुनकर पपेट हल्का सा मुस्कुराया। अंकल मास्टर, मैं जानता हूं कि आप लॉयल्टी और राइटियसनेस को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी नजर में सेक्ट सबसे पहले आता है। लेकिन पहले इनसे पूछिए, अगर इन्हें हिम्मत है कि ये आपको बता दें कि इन्होंने क्या किया था, तो मैं सिर्फ जियांगचे का ठिकाना ही नहीं बताऊंगा, बल्कि चियानशांग की कब्र कहाँ है ये भी बता दूंगा। यह सुनते ही जियांग की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से पूछा, तुम चियानशांग के बारे में भी जानते हो? असल में उसने इतने सालों तक जियांगचे को इसलिए तैयार किया था ताकि वह भविष्य में सेक्ट लीडर बन सके और उसके बाद वह अकेले चियानशांग की तलाश में निकल सके।
दूसरी तरफ खड़ी चिंग्युए के पास न तो यह बताने की हिम्मत थी कि वह घुटनों पर क्यों बैठी है और न ही अपने पिछले जन्म की शर्मनाक सच्चाई सबके सामने स्वीकार करने की। उसने अपमान और गुस्से से कांपती हुई नजरों से पपेट को देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में इतना सब करना जरूरी है? पपेट ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कूड़े का एक बेकार टुकड़ा खड़ा हो। हाँ हाँ, तो तुम्हें भी शर्म आती है? अपने पुराने प्रेमी के सामने बस करो, अब और मत बोलो। कठपुतली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि चिंग्यू ने बीच में ही उसे रोक दिया। अगले ही पल लाइफ एंड डेथ रियल्म का भयानक प्रेशर फूट पड़ा और आसपास की सारी इमारतें, साथ ही वो कठपुतली भी एक ही झटके में पूरी तरह गायब हो गईं। लेकिन अगले ही पल चिंग्यू के चेहरे पर घबराहट छा गई। अब वो इकलौती कठपुतली भी खत्म हो चुकी थी जो उस गाड़ी का पता लगा सकी थी। अब आखिर वो श्याओचे को कैसे ढूंढेगी? उधर सिस्टम स्पेस के अंदर हेवनली दाओ अवतार लगातार बढ़ते हुए डेस्टिनी पॉइंट्स को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उल्टा उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चिंग्यू सच में लिन यू को मारने की कोशिश करेगी। आखिर लिन यू डिवोरिंग पॉइंट्स खर्च करके दोबारा जीवित हो सका था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी के रास्ते से पूरी तरह अलग हो चुका था। अब लिन यू अंधेरे में छिपे एक जहरीले सांप की तरह बन जाएगा, जिसकी अगली चाल का कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा और जो सही मौके का इंतजार करेगा। हेवनली दाओ अवतार ने कहा, होस्ट, लिन यू को चिंग्यू ने मार दिया है। अब सिर्फ तुम ही उसे ढूंढ सकते हो। हमें जितनी जल्दी हो सके उसकी नई पहचान पता करनी होगी, वरना हमारा वापस आना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये सुनकर जियांग चे कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। लगता है अब उसके लिए यहाँ से जाना मुमकिन नहीं था। ये खेल अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा था। चिंग्यू के पास भविष्य की यादें थीं, जबकि लिन यू के पास सिस्टम भी था और डेस्टिनी का फेवर भी। ऐसे में इन दोनों की टक्कर निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होने वाली थी। लिन यू चाहे कितना भी बड़ा रणनीतिकार क्यों न हो, इस बार उसका सामना ऐसे लोगों से था जो पहले ही सब कुछ जान चुके थे। इसी बीच एक दूर दराज जगह पर दोबारा जीवित हुआ लिन यू पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट की दिशा में अविश्वास से देख रहा था। क्या वो पागल हो गई है? उसने सच में मुझे मारने की कोशिश की? पहले तो उसके मन में आया कि वो जाकर अपने मास्टर से जवाब मांगे, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा हवा में बिखरती स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह शांत हो गया। खुद को संभालने के बाद उसने आगे की योजना बनानी शुरू की। पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेट लौटना अब बिल्कुल नामुमकिन था। चाहे उसका शरीर बदल चुका हो, फिर भी चिंग्यू उसे पहचान सकती थी। लिन यू की आंखों में गहरी नफरत चमक उठी। चाहे वो उसकी मास्टर ही क्यों न हो, जिस पल उसने उसे मारने की कोशिश की, उसी पल उनके बीच का मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अब वो उससे बदला कैसे लेगा? उसी समय पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेट में रुओ सिवेई की आंख खुली। जैसे ही उसे कुछ याद आया, वो घबराकर अपने जूनियर ब्रदर के कमरे की तरफ दौड़ी। लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। उसके दिल में निराशा भर गई। उसने खुद को समझाया कि उसका जूनियर ब्रदर शायद ट्रेनिंग के लिए बाहर गया होगा। हाँ, वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही गया है। लेकिन उसकी ये तसल्ली ज्यादा देर नहीं टिक सकी। तभी पास से आती एक आवाज ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। चिंग्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और खुद से ऐसे बातें कर रही थी जैसे अपने पाप कबूल कर रही हो। उसके हाथ में उसी इंसान का सिर था जिसे देखने के लिए रुओ सिवेई बेचैन थी। रुओ सिवेई पागलों की तरह भागकर आई और लिन यू का सिर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोते हुए बोली, आपने मेरे जूनियर ब्रदर को क्यों मार दिया? क्यों? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? चिंग्यू ने रोती हुई रुओ सिवेई की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी साफत आंखों में किलिंग इंटेंट चमकी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ी चीज पर नजर पड़ते ही वो गायब हो गई। रुओ सिवेई धीरे धीरे अपने हाथों में पकड़े सिर को सहलाते हुए बड़बड़ाई, मास्टर पागल हो गई हैं। सीनियर ब्रदर भी गायब हो गए। वो वहीं खड़ी रह गई और बस देखती रही कि उसकी बाहों में रखा सिर धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, यहाँ तक कि उसके दिल में अपनी मास्टर के लिए बचा हुआ सम्मान भी टूटने लगा। चिंग्यू ने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप पलटी और धीरे धीरे वहां से चल दी। चलते चलते उसने धीमी आवाज में कहा, श्याओचे, असली गुनहगार को उसकी सजा मिल चुकी है। मेरी नजरों में हमेशा तुम ही इस युग के सबसे महान जीनियस थे। अब आगे तुम मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जैसे तुमने पहले मेरी गलतियों को माफ किया था, वैसे ही एक बार फिर मुझे माफ कर दो। चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पैन क्यों न देनी पड़े, चाहे मुझे पूरी जिंदगी तुम्हें ढूंढने में ही क्यों न लगा देनी पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। इतना कहकर उसकी परछाई वहां से गायब हो गई। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार चिंग्यू किसी और से मदद मांगने जा रही थी। सेक्ट लीडर, कृपया मेरी मदद कीजिए। पहले तो जियांग हैरान रह गया, लेकिन कुछ ही देर में वो चिंग्युए का इरादा समझ गया। वो चाहती थी कि सेक्ट लीडर होने के अधिकार का इस्तेमाल करके हेवनली मिस्ट्री रियल्म की शक्ति से जियांग चे का पता लगाया जाए। जियांग ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद चिंग्यू हेवनली मिस्ट्री मिरर के सामने खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड को बुलाया। जैसे ही उसकी नजर उस तलवार पर पड़ी, अनगिनत यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। मास्टर, मैं इस तलवार से आपकी रक्षा करूंगा। व्हाइट क्लाउड पीक पर मौजूद हर इंसान की रक्षा करूंगा। अगले ही पल दृश्य बदल गया। काले कपड़ों में एक युवा लड़का पूरे शरीर पर घाव लिए खड़ा था। उसकी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुकी थी और उसके सामने दुश्मनों की कतार के सबसे आगे उसकी अपनी मास्टर खड़ी थी। होश में लौटते ही चिंग्यू कुछ देर तक अपने हाथ में पकड़ी क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड को ऐसे देखती रही जैसे वो कोई पवित्र खजाना हो। फिर उसने अपनी विशाल लाइफ फोर्स उस तलवार में डालनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके बगल में खड़ा जियांग ये सब देखकर दंग रह गया। एक शक्तिशाली लाइफ एंड डेथ रियल्म कल्टिवेटर सिर्फ एक दाओ पैलेस रियल्म कल्टिवेटर का पता लगाने के लिए अपनी 500 साल की लाइफ स्पैन कुर्बान कर रही थी और हेवनली मिस्ट्री मिरर का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन शुक्र था कि हेवनली मिस्ट्री मिरर ने उसे निराश नहीं किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी। एक काले कपड़ों वाला युवक आराम से नदी के किनारे टहल रहा था। तस्वीर साफ नहीं थी, फिर भी चिंग्यू ने उसे एक नजर में पहचान लिया। वो श्याओचे था। उसने कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया जैसे उस तस्वीर में मौजूद श्याओचे को छू लेना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल वो तस्वीर अचानक गायब हो गई। चिंग्यू ने तुरंत कहा, सीनियर ब्रदर, सेट का ध्यान रखिए, मैं श्याओचे को वापस लेकर आऊंगी। जियांग बस उसकी कमजोर होती हुई पीठ को देखता रह गया।
उसके मुंह से सिर्फ एक गहरी सांस निकली। उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर मैं आराम से सिस्टम के साथ बातें कर रहा था। सिस्टम ने शिकायत भरे लहजे में कहा, होस्ट आप कितने बोरिंग हैं, हर दिन या तो सोते रहते हैं या फिर बस घूमते रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको ढूंढ लेगा? मैं हल्का सा मुस्कुराया। जिस पल मुझे पता चला था कि वो वापस आ चुकी है, उसी पल मैं समझ गया था कि अब छिपने का कोई मतलब नहीं रहा। मेरा शांत चेहरा देकर सिस्टम खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या आपको उससे नफरत नहीं है? अब जबकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ चुकी हैं, वो जरूर अपराध बोध में डूबी होगी। अब आप उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें वो पूरी तरह सही होगा। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। पिछली जिंदगी में मैं अपनी मास्टर से नफरत करता था। मैं इस दुनिया के हर इंसान से नफरत करता था। मुझे उससे नफरत थी क्योंकि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। मुझे नफरत थी कि किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और सबने उस पाखंडी लिन यू पर भरोसा किया। लेकिन जितनी नफरत मैं अपनी मास्टर से करता था, उतना ही गहरा सम्मान और प्यार भी करता था। मुझे इस दुनिया की हर चीज से प्यार था। और आखिर में जब उसकी तलवार ने मेरी लाइफ फोर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब मेरे अंदर नफरत करने की ताकत भी नहीं बची है। जो कुछ हुआ बस वही सच था। सिस्टम ने मेरे दिल की भावनाएं महसूस की और पूरी तरह चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि मेरे दिल में नफरत खत्म हो चुकी थी। सच तो यह था कि मेरा दिल ही बहुत पहले मर चुका था। उसी समय आसमान में चमकता हुआ चांद बादलों के पीछे से चुपचाप मुझे देख रहा था, जैसे कोई घिनौना इंसान मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। लंबी खामोशी के बाद आखिर चिंग्यू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, श्याओचे, क्या हम बैठकर बात कर सकें? उसे अचानक अपने सामने देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लेगी, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं पूरी तरह उसे नजरअंदाज करते हुए मुड़ा और सीधे घर की तरफ चल दिया। लेकिन तभी किंग्युए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज बेहद विनम्र और बेबस थी। बस एक पल, सिर्फ एक पल, ठीक है? वो मुझे समझाना चाहती थी कि पिछले जन्म में उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन यू ने उसे धोखे में रखकर उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखता रहा। किंग्युए, आखिर हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? क्या इस बारे में कि पिछले जन्म में तुमने मेरी भावनाओं का इस्तेमाल करके मुझे मौत के जाल में फंसा दिया था, या फिर तुम्हारे और लिन यू के अफेयर के बारे में? मैंने ये बातें बिल्कुल शांत लहजे में कहीं, लेकिन मेरे हर शब्द ने किंग्युए को जैसे बर्फ की गहरी खाई में धकेल दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अब कोई भी सफाई देने का कोई मतलब नहीं था। मुझे मौत के जाल में फंसाने वाली भी वही थी और अनगिनत कल्टिवेटर्स को मेरे पीछे लगाकर मेरा शिकार करवाने वाली भी वही थी। श्याओचे, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। लेकिन उसके इतना कहते ही मैंने उसकी बात बीच में काट दी। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं बचा। फिर तुम आखिर क्या सुधारोगी? किंग्युए मुझे खाली नजरों से देखती रह गई। कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं? मतलब तुम हर चीज को ऐसे मान रहे हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं? तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान आ गई। जरूर ऐसा ही होगा श्याओचे, तुमने मुझे माफ कर दिया है, अब सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। ये सोचकर किंग्युए ने मेरी तरफ हल्की मुस्कान से देखा। अगर पहले हमारे बीच कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं था तो तुम यहाँ अकेले रहते होगे, है ना? क्यों ना मैं भी यहीं आकर रहने लगूं, फिर तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई तो होगा। ये सुनते ही सिस्टम की आंखें हैरानी से फैल गईं। कितनी बेशर्म है ये। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ उसे पूरी तरह मिटाकर ऐसे दिखाना चाहती है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। जियांग चे चाहे तो अपने अतीत को भुला सकता था, उन दर्दनाक यादों को छोड़ सकता था, लेकिन किंग्युए को सब कुछ भूल जाने का आखिर क्या हक था? अगर किंग्युए और उसके साथियों की वजह से ये सब नहीं हुआ होता तो जियांग चे बहुत पहले ही उस महाविनाश को रोक चुका होता। फिर आखिर सब कुछ दोबारा शुरू क्यों होना चाहिए? किंग्युए ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याओचे, अब जब हम पड़ोसी बनने वाले हैं तो मैं जरा तुम्हारा घर भी देख लेती हूँ कि तुमने उसे कैसे सजाया है। इतना कहकर वो अंदर जाने लगी, लेकिन मैं तुरंत दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। हैरानी की बात यह थी कि किंग्युए जरा भी नाराज नहीं हुई। उसकी नजर में भले ही श्याओचे ने अभी तक उसे पूरी तरह माफ नहीं किया था, लेकिन उसे अपने पास रहने देना ही इस बात का संकेत था कि अभी भी उम्मीद बाकी है। अब लिन यू मर चुका था, इसलिए उसके पास पूरी जिंदगी थी श्याओचे के साथ रहने के लिए। अगर 1 साल काफी नहीं हुआ तो 10 साल, अगर 10 साल भी कम पड़े तो 1000 साल सही। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी सच्चाई और उसका समर्पण श्याओचे का दिल जरूर पिघला देंगे। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और सिस्टम की तरफ मुड़कर पूछा, लिन यू के डेमोनिक बॉडी का क्या हाल है? टाइमलाइन के हिसाब से अब तक उसका डेमोनिक बॉडी डाओ पैलेस रियल्म की पीक तक पहुंच चुका होना चाहिए था और जल्द ही उसका नरसंहार शुरू होने वाला था। जैसा मैंने सोचा था, लिन यू अब जिशियाओ स्वॉर्ड सेक्ट को बदनाम करने वाला था। मैंने मन ही मन सोचा, पहले उस दानव की मौजूदा हालत देख लेते हैं, उसके बाद तय करेंगे कि किंग्युए को यहाँ से कैसे भगाना है। सिस्टम ने आराम से जानकारी चेकी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहले ही 7 गांवों को निगल लिया है। उसके हाथों अब तक हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार लोग मारे जा चुके हैं। सिस्टम खुद सन्न रह गया। ये आखिर तय समय से पहले इंसानों को निगलना कैसे शुरू कर दिया? लॉजिक के हिसाब से डेमोनिक बॉडी को इंसानों का स्वाद लगने में अभी पूरे 6 महीने बाकी थे। आखिर वहां ऐसा क्या हो गया? मैंने बस अपने होंठ भींच लिए। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे खुद किंग्युए को भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगली वीडियो मिस मत करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।